हाय दिस इज असलान खान। हाय दिस इज मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं फिल्म गैलरी। वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड ऑफ फिल्म गैलरी। हम आपको मिल रहे हैं 2 हफ्ते के गैप के साथ जी। क्योंकि हमारा इनिशियल प्लान में वैसे एक वीक के गैप का था। वो हम जरा थोड़ा अपने आप की वैरायटी दिखा रहे थे ना अब हमको, तो अब हम आपको वीकली या बाय वीकली जैसे जैसे हमें हमारा दिल, मतलब हम चाहते हैं कि जब हम कंटेंट बनाएं तो दिल से बनाएं। हाँ, उसमें कोई ऐसे ना हो, कोई मजबूरी या कोई जबरदस्ती ना हो। तो इसलिए भी हमने लास्ट वीक जो था वो थोड़ा हम नहीं आए। और आप सुनाए अहमद, आप कैसे हैं? ठीक। हाउ वाज योर वीक? ये मत पूछें, ना पूछा करें। बहुत बुरा। बहुत बुरा। हाँ। काम काम काम। हाँ अच्छा। और क्या बोलते हैं, विंटर वेकेशन के बाद लोग आना शुरू हुए और वो फिर सारा चीज़ें चलते चलते वो रूटीन बनते बनते थोड़ा टाइम लगता है। और आपका कैसा था वीक? माय वीक वाज, मुझे इसमें विंटर सूट नहीं कर रहे। क्यों? बहुत बहुत बीमार हो रहा हूँ विंटर्स में। अच्छा, बीमार ऐसे नहीं कि जैसे लाइक बहुत बीमार कि मैं बेड पे ही पड़ा हूँ। अजीब अजीब छोटी छोटी बीमारियां, लेकिन जैसे आज मेरा गला खराब है, आपको आवाज से फील नहीं हो रहा? लेकिन मुझे कोई इतना इरिटेट नहीं कर रहा, लेकिन ये पिछले वीक मुझे एलर्जी हो गई थी। फिर कुछ वीक पहले एक पता नहीं अजीब हो गई, वैसे ऐसे चल रहा है विंटर सारा। आप बताएं, आपके कैसे चल रहे हैं? बस खत्म हो रहे हैं अब तो। इधर तो वैसे दिन के टाइम ऐसे काफी गर्मी हो जाती है। आज लेकिन सर्दी थी ना। हाँ। अच्छा अहमद, आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम अपने फेवरेट एरा में जा रहे हैं। आपकी तो पैदाइश उसी एक तो एरिक की है, और मेरा अगर किसी आप लोग अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो मैं उसमें ऊपर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है 90s किड स्टक इन बॉलीवुड एंड लॉलीवुड। हाँ, ऐसे ही है कुछ। तो हमने ब्रेक कर दिया। वी आर गोइंग बैक टू 90s। यस, वो है गोइंग बैक। क्या हम तो मेरे ख्याल में पहली दफा आए 90s। हाँ, यस। 90s हम आए एग्जैक्टली तो आए हम ही नहीं। पहली दफा छेड़ने लगे हैं 90s। तो आज तो फिर मुझे लगता है आज फैल जाएंगे। तो आज क्या हम ला रहे हैं 90s में ऐसा खास? आप बताएं खास क्या है? खास तो बहुत सारा कुछ खास है, उसमें से हमने खास निकालने की कोशिश की है। लेकिन वैसे तो टाइटल आपने पढ़ लिया होगा लोगों ने। बिल्कुल। तो लेकिन फिर भी 90s हमारा जो फिल्म का दौर है वो किस हवाले से काफ़ी फेमस है। हमें थोड़ा आप ये बताएं, ब्रेक कैसे हुआ था 80s और 90s? हमने बेसिक चीज़ नोट किया, हमारी फिल्मी इंडस्ट्री में ना ये 10-10 साल एक ट्रेंड वाकई रहा है। ऐसा है। और वो बड़ा अच्छा फॉलो करता है। 70s हैं तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, 80s हैं तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो 90s भी उस हवाले से थोड़े डिफरेंट है। सो क्या 80s की चीज़ें थी जो 90s में ब्रेक होने जा रही थी? ये ओवर टू यू अहमद। 90s 80s तो पहले देखना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा था। मेनली हमारा मौला जट के बाद जो गंडासा कल्चर लेट 70s से 80s तक चला और खूब चला। लेकिन हुआ यही जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि एक फार्मूला जो है ना, या जो एक अच्छी फिल्म है उसको 2 से 3 से 4 बार आप कर सकते हैं। हाँ। लेकिन फिर उसके बाद ज़्यादा नहीं चलेगा। उसके बाद तभी चलेगा जब अच्छी टीम, अच्छी प्रोडक्शन और कुछ उसमें एडिशन आएगा नया। हाँ जी। तो वो वाला भी कर करके लोग जो हैं थक चुके थे। और एक बात सबसे बड़ी जो 80s की है ना, उसमें उर्दू फिल्में बन रही थी लेकिन कामयाब बहुत कम हो रही थी। हाँ जी। बहुत कम। और नजरुल इस्लाम जैसे डायरेक्टर भी मजबूर हो गए 89 में, उन्होंने डबल वर्जन फिल्म मैडम बावरी बनाई। अच्छा, मैडम बावरी। हाँ, मुझे लगा काले चोर। नहीं, वो 91 में। अच्छा ठीक है। तो ये हालात हैं कि किसी भी डायरेक्टर की जो उर्दू फिल्में बनाने का जिनका खासा है, मतलब जैसे नजरुल इस्लाम दुनिया, मतलब जो हमारे व्यूअर्स जिनको नहीं पता, तो आईना जो हमारी एक मतलब वेल सेलिब्रेटेड मूवी है, सो वो नजरुल इस्लाम ने डायरेक्ट की है। सो यस, आप मेरा ख्याल है थ्रोबैक थर्सडे सीजन 1 में आईना के उसके डिटेल रिव्यू में कह भी चुके हैं कि नजरुल इस्लाम को हम पाकिस्तान के यश चोपड़ा भी कहते हैं। तो आप हमारा ऊपर से फिनाले भी वही था। उर्दू फिल्मों का। अच्छा, एग्जैक्टली। सो नजरुल इस्लाम साहब भी अब बनाने लग गए पंजाबी फिल्में। जी, उसके बाद तो डबल वर्जन फिल्में भी क्या हो रहा है कि खर्चा ज्यादा आ रहा है जी, और उनका भी कोई वो नहीं है गारंटी कि ये हिट होंगे, इम्पैक्ट इतना कोई खास नहीं है। तो उनमें भी चंद एक ही मिसालें थी। तो ऐसा वो एक टाइम था कि जिसमें स्टार्स हमारे पास अच्छे थे। अंजुमन नीली, नादरा जैसी अदाकार आई थी, ठीक है, लेकिन फिल्में किसकी कब चलेगी, कौन सी चलेगी, उर्दू या पंजाबी, ये कुछ क्लियर नहीं था। तो ऐसे में जावेद फाजिल बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं हमारी इंडस्ट्री के, और उन्हीं की एक फिल्म 88 में बाजार हुस्न के नाम से वो बड़ा चली। और फिर उस पैटर्न पर भी लोगों ने आने की कोशिश की, वो भी नहीं चला। फिर जावेद फाजिल ने ही, जो कि मुझे लगता है उस वक्त इट वॉज नीडेड। अगर ये ना होता तो वो 90s जो हम देखते हैं, शायद वो वाला 90s हम कभी सेलिब्रेट ना करते। तो उसमें आया कि उन्होंने नई कास्ट को लेकर, नई कास्ट से मुराद शान और रीमा को, उसमें न्यू कमर्स। हाँ जी, बिल्कुल एक पेयर जो
कम होता था हमारी फिल्मों में, ठीक है। ऐसा बट आई लव अबाउट दैट कपल इज कि वो उनकी एक वाइब और उनका वो जो एक पर्सोना था जी, वो एग्जिस्टिंग स्टार्स से थोड़ा डिफरेंट भी था, Different फ्रेश भी था और वो थोड़ा रेलेवेंट भी था। सो उसमें वो इस चीज़ को ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था, जो आप अभी कह भी रहे हैं जी। और दोनों स्क्रीन के ऊपर बेहद खूबसूरत भी आए, हाँ जी, अब तक आते हैं। और सबसे बड़ी बात दोनों की एनर्जी, हाँ जी, हाँ जी, जो कि नए लोगों से काम लेने में हमने यही देखा, बाद में भी जो उस दौर में नए लोग आए यही कि भाई सेट के ऊपर जाकर तंग किया, लेकिन ऐसा रीमा और शान के बारे में हमने बुलंदी फिल्म से रिलेटेड कुछ भी नहीं सुना। इनफैक्ट उनके आसपास इतने वो स्टार्स थे, एक तरफ नदीम साहब हैं, एक तरफ अफजाल अहमद हैं, एक तरफ औरंगजेब लगारी हैं, समीना पीरज़ादा भी, ठीक है। तो वो एक अच्छी टीम मेकिंग ही होती है, बेसिकली फिल्म मेकिंग से पहले टीम मेकिंग होती है। उन्होंने कहा अगर नए हैं तो बाकी लोग हम ऐसे लें, ठीक है। और वो चली है फिल्म, अवार्ड्स विन किए हैं। उसके बाद से 90s बुलंदी के बाद से हमारे लिए पहचान है बुलंदी से जो है वो एक जो फिल्म मेकिंग, एक नई फिल्म मेकिंग जो हम देखने को मतलब जो चेंज हुआ, सो बुलंदी से स्टार्ट तो फिर आना शुरू होते हैं नए सितारे, मतलब 90s की जान सारे, मतलब हाँ, मदिया शाह भी आ जाती हैं। हाँ जी, उसके बाद फिर रीमा है और फिर रेशम आती है, रेम्बो साहिबा, सना, रेशम, नीली भी कुछ अरसा रही, ठीक है, साइमा, हाँ, ठीक है, सऊद, लैला, ये सारे 90s, नीरमा, मीरा, ये सारे 90s की पैदावार है। बिल्कुल। और कुछ आती थी जैसे अदलीब हो गई, घूंघट में हिट हुई, तो फिर वो कुछ उनके साथ केसेस हो गए, और फिर और भी कई थी जो आती, इरम शहजाद, इरम हसन, वो कसम में, वो भी एक बड़ा स्टेप है 90s का। हाँ जी, ठीक है ना। अब देखें हम 90s में आ गए हैं जी, तो उसमें भी अभी भी वो वाले फिल्म मेकर्स हैं जो 80s में काम कर रहे थे, और वो भी मैं ये नहीं कह रहा कि किस एक्टर को लेकर वो कैसी फिल्म बना रहे हैं, लेकिन अच्छी फिल्में प्रोड्यूस नहीं कर रहे। सुल्तान रही उस दौर में भी अच्छी फिल्में दे रहा है, लेकिन फिर सुल्तान रही उस दौर में अच्छी फिल्में नहीं भी दे रहा, तो उसमें डायरेक्टर का कसूर है ना, फिल्म मेकिंग में टीम बिल्डिंग का कसूर है। तो वो वाला आप देखें, बुलंदी हिट होती है, उसके बाद फिर 91 में काले चोर भी सुपर डुपर हिट हो जाती है। अब कंफ्यूजन है कि आपने देखा होगा हमारी इंडस्ट्री में ये ट्रेंड रहा है कि पंजाबी फिल्में तो फिर उस तरफ चल पड़ते हैं, उर्दू तो उस तरफ चल पड़ते हैं। अब ये पैरेलल साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा इसको टाइम लगा तब तक के जब तक मतलब इससे बहुत सारे पॉइंट्स आए। एक पहला पॉइंट तो ये आया कि शान ने दिल बर्दाश्ता होकर इंडस्ट्री ही छोड़ दी जी, क्योंकि एक जो क्रिएटिव बंदा होता है, क्यों वो आज तक चल रहे हैं, इसलिए कि उनके अंदर वो भूख है काम करने की। तो उन्होंने कहा ये मैंने अब कर लिया 3 साल, अब मैं ये कितनी देर तक करता रहूंगा। उन्होंने कहा कि, और वैसे भी और भी इंडस्ट्री के अंदर कुछ ऐसे जो हर जगह की पॉलिटिक्स होती है, उसमें भी उन्होंने कहा कि मैं अब नहीं, तो वो फिर अमेरिका शिफ्ट हो गए। ये बात मेरा ख्याल है 93 के एंड की कहीं है, फिर वो 94 और 5 में इंडस्ट्री से दूर रहे। तो ये सारे पॉइंट्स आ रहे हैं उसमें। जी। तो बेसिकली जो हम 90s में जाते हैं, तो अगर हम गिन के भी कोई 4-5 नाम लेंगे तो उसमें ऊपर नाम इन्हीं कुछ 3-4 सितारों का ही होगा, ऐसा ही। और जब उनमें भी हम जो आप कहते हैं ना टॉप 10 करेंगे, तो उसमें 5, हाँ, तो उसमें हीरोज में जाएं तो मेरे ख्याल में नंबर 1 पे शान ही होंगे, और उन्हीं को ही आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल, है ना। सो शान आए और एक नया सा एक हीरो हमारी इंडस्ट्री में पहली दफा चला, जो कि लाइक वो जो मस्कुलर सा भी है और उसमें एक चॉकलेटीपन भी है। पहले इस तरह से ये जो फिजिकली फिट जो हीरो होते हैं ना, क्योंकि उस जमाने में एक्शन फिल्म्स बड़ी हिट थी हॉलीवुड में, ठीक है, जैसे अगर हम देखते हैं लेकिन हमारे हीरो में वो वाली चीज नहीं थी, हीरोइज्म जो हम देख रहे थे, वो गंडासा कल्चर था, कुर्ते पहन लिए और वो। सो वो शान के थ्रू ये ट्रेंड बेसिकली चेंज होता है, और उनका बहुत बड़ा हाथ है इस चीज, बहुत बड़ा हाथ है। सो एक तो इस चीज़ के बारे में मैं कहना चाहूँगा, और सेकेंड जो चीज़ मैं शान के बारे में इधर कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जब उनका अपना पीक दौर था, उन्होंने अपना हर तरह का एक्सपेरिमेंट किया है, बट आई फील लाइक उन्होंने मतलब हर तरह के कैरेक्टर्स किए हैं, और जो उस वक्त उस तरह की फिल्में बन रही थी उस मतलब अगर आप घूंघट देखते हैं तो उसमें एक डिफरेंट कैरेक्टर है, बिल्कुल, ठीक है। फिर अगर आप मजाजन देखते हैं तो वो एक डिफरेंट कैरेक्टर है। तो आपके पास हर तरह के लड़की पंजाबन देखें, वोटी लेके जानी देखें, उसमें हर तरह के डिफरेंट शान हमें, सॉरी गलती से मैंने कह दिया, मैंने कहना वोटी लेके जाना जानी, उसमें वो थोड़ा वो बोंगा सा कैरेक्टर था ना उनका। सो इस तरह की मैं वो कह रहा था कि डिफरेंट कैरेक्टर्स वो करते रहे हैं। सो बाकी जबकि जो दूसरे 90s वाले एक्टर थे वो इतने एक्सपेरिमेंट नहीं करते थे। जब हम बाबर के कैरेक्टर्स देखेंगे तो उसमें इतनी ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। रैम्बो है तो वो सिर्फ कॉमेडी ही कर रहे हैं,
ठीक ये है तो है। सो साउथ हैं तो वो सिर्फ विलन ही बने हुए हैं सो जबकि शान जो है वो कभी विलन भी बन जाते हैं तो कभी हीरो भी बन जाते हैं तो कभी विलन हीरो भी बन जाते हैं वर्सेटिलिटी थी ठीक है वर्सेटिलिटी बहुत ज्यादा थी हाँ और यही और इसके पीछे देखे ना अरसलान हाँ कि वो किन के बेटे हैं जी ठीक है नीलो एंड रियाज शाहिद बिल्कुल बहुत बड़े नाम हैं हमारी इंडस्ट्री के तो वो दोनों तरफ से उनको वो गिफ्ट्स हैं हाँ मतलब आई थिंक रियाज शाहिद की क्रिएटिविटी और नीलो का जो स्टारडम और वो पर्सोना है वो उसका एक मजेदार किस्म का कम्बो है शान। बिल्कुल हाँ जी ऐसे है कि नहीं ऐसा ही है हाँ सो आज हम शान का क्या डिस्कस करेंगे हम उर्दू फिल्म्स तक के बारे में आज बात कर रहे हैं शान की 3 और हमें लगता है कि हमारे नज़दीक बड़ी अभी अगर हम शान की टॉप 3 मूवीज करें उर्दू तो वो ये 3 आती हैं व्हाट डू यू थिंक जी बिल्कुल आपको क्या लगता है ऐसे ही है और भी 1-2 हो सकती हैं इनमें से किसी को शॉर्टलिस्ट कर दिया जाए तो अच्छा लेकिन हमें मुझे लगता है कि ये थोड़ी कमर्शियली भी मैंने सोच के मतलब आपने और हमने मिलके ही डिसाइड की है हाँ जी थोड़ा अगर हम इनको कमर्शियली पर्सपेक्टिव से भी देखें और क्रिटिकली पर्सपेक्टिव से भी देखें हाँ तो मुझे इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये इतनी बड़ा खूबसूरत फ्लेवर है बिल्कुल डिफरेंट सो कौन कौन सी फिल्में हैं अहमद संगम जी 1997 जी और मुझे चांद चाहिए 2000 और तेरे प्यार में भी 2000 जी सो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं किस मूवी से संगम से जी संगम 1997 जी मून कह दिया इससे बात हुआ जी अहमद स्टार्ट करते हैं संगम से सो संगम इज डायरेक्टेड बाय द ग्रेट सैयद नूर आप फिल्म देखें ना तो एंड पे आता है जब वो फिल्म खत्म हो जाती है तो एंड पे आता है कि रिमेंबर इट्स फ्रॉम सैयद नूर और हम कभी नहीं भूलेंगे नूर साहब बेफिक्र रहें बट आई फील लाइक कि अगर मैं सैयद नूर की कोई बेस्ट वेल डायरेक्टेड फिल्म अगर मेरे नजदीक कोई है अपार्ट फ्रॉम मजाजम और मैं यहाँ पे चूड़ियाँ को भी इतना कोई कंसीडर नहीं कर रहा सो आई थिंक इट्स संगम मुझे लगता है कि वो उनका जो एक वो बेस्ट आर्टिस्टिक जो उनकी अप्रोच मैक्सिमम लेवल पे है जी वो संगम है और भी है लेकिन मुझे लगता है कि जो ये वाला सैयद नूर है ना वो एक मतलब लाइक वही था वो क्लासिकल सैयद नूर वही था और बाय द वे ये जब उनकी 93 में फिल्म कसम चली और वही जो मैं बता रहा था 92 में 91 में फिर वो काले चोर बन गई वो सारा टाइम उसके बाद फिर थोड़ा वो वाला टाइम आया जिसमें अभी कुछ समझ नहीं आ रही तो सैयद नूर ने ही इंडस्ट्री को सहारा दिया एक तरफ साथ हाथी मेरे साथ ही आई शमी मारा की डायरेक्शन ने उन्होंने भी सहारा दिया तो ये 2 फिल्मों से फिर वो एक सिलसिला चला लेकिन इस बीच में एक बात आपको बताते चलें कसम के बाद सैयद नूर ने लॉन्च की थी संगम जी ये उनकी दूसरी फिल्म होने जा रही थी रिलीज के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकिन जो कि ना हो सकी उस बीच में शान ने कुछ काम रिकॉर्ड करवा के स्टूडियो का तो वो चले गए तो लिहाजा उसके बाद फिर सिलसिला चला और 95 में आके रेशम जो उधर लॉन्च हो रही थी वो फिर जीवा से लॉन्च हुई और इवेंचुअली संगम बाद में आई जब शान वापस आए घूंघट की एहसास और इस तरह की बरसात की रात वो फिल्में की जो उनकी आते ही जो एक लुक थी उनको कि ज़्यादा वर्कआउट नहीं करना पड़ा फिर उसके बाद थोड़ा करने के बाद उन्होंने संगम की रिकॉर्डिंग शुरू कराई सो संगम की कास्ट में शामिल है शान रेशम जी सलीम शेख सना इसके अलावा रेम्बो आगा तालिश तमन्ना सो ये थे संगम की ओवरऑल कास्ट और फिल्म के अगर प्लेबैक सिंगर्स की बात करें तो मेरे ख्याल में पहले हम प्लेबैक सिंगर्स इस फिल्म के जो दूसरे बड़े एक्टर्स हैं ना जी वो इस फिल्म के म्यूजिक और इसके प्लेबैक सिंगर्स हैं व्हाट आई फील लाइक एग्जैक्टली ऐसा मतलब इन्होंने जो इनके जो इस फिल्म के जो प्लेबैक सिंगर्स ने अपना काम जो दिखाया है वो आई थिंक उनके अपने अपने करियर का बेस्ट प्लेबैक वर्क है मतलब वारिस बेग हुमैरा चन्ना सायरा नसीम ठीक है तीनों ने जो अपने अपने गाने गा छोड़े हैं इस फिल्म में तो वो उन्होंने एक मतलब एक इंतहा कर दिया प्लेबैक सिंगिंग की एग्जैक्टली और इसका क्रेडिट जाता है अमजद बॉबी को भी क्योंकि कसम फिल्म का म्यूजिक भी अमजद बॉबी का ही था जो सैयद नूर की पहली फिल्म थी लेकिन उसके गाने इस तरह से हिट नहीं हुए थे हमें याद भी नहीं है शायद ऐसे तो ये म्यूजिक वो था जिसमें सब ने अपना मैक्सिमम दिया और ये फिल्म इतनी बड़ी बन गई हाँ जी सो इस फिल्म के लिए कास्टिंग की जब हम बात करते हैं तो शुरू से रेशम ही थी जी फिल्म इसी फिल्म से ही उन्होंने अपना डेब्यू भी करना था लेकिन कुछ शूटिंग भी हुई जी जो वो गाना है आप यार दिल में जगह वो कहते हैं कि जब पहले शूट हो रही थी संगम जी तो तब ये थोड़ा सा इसकी शूटिंग वहाँ मतलब स्टार्ट में
ही हुई। जी। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो रेशम का सेट के ऊपर पहला जो शॉट है वो संगम का है, वो संगम और फिल्म में भी चलता है वो जो आप यार दिल में जगह वाला बिल्कुल, गाना है, बिल्कुल, ऐसे ही ऐसे ही। सो इसके बाद हम बात करते हैं फिल्म के गानों को अभी हम एक एक करके करेंगे। स्टोरी के बारे में थोड़ा सा बताएं आप अहमद। आपको लगता है कि स्टोरी क्रिएटिव थी उस जमाने के एतबार से? बहुत क्रिएटिव थी, और रुखसाना नूर की स्टोरी थी। अगेन यहाँ पे मैं कहूँगा कि अच्छी टीम बिल्डिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फिल्म मेकिंग के लिए। तो अगर आपको एक अच्छा लिखने वाला घर से मिल रहा है तो क्यों नहीं। जी, ठीक है। थोड़ी सी फैंटेसी बेस्ड है, अगर आप इसको फैंटेसी बेस करके समझेंगे तो फिर आपको ये फिल्म बड़ी अच्छी लगेगी। जी। जाहिर है अब कॉन्सेप्ट उनका बहुत ज्यादा ब्रॉडर था जी। कि वो एक हीरो जो कि एक शीशे के कमरे में कैद है, ठीक है, वहां उसको दुनिया की हर फैसिलिटी मिल रही है, लेकिन अगर वो शीशे का महल छोड़ के बाहर जाएगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन जिंदा रह सकता है। सो यही अगर इसको डीपर उसमें भी देखें कि कभी कभी जो है आपको सभी फैसिलिटीज भी मिल जाएं तो प्यार के लिए वो जो परवाना शमा के पास जाके जल जाता है। सो बेसिकली यही इसी चीज को अगर आप मेटाफोरिकली देखें तो इसी चीज को ही वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस फिल्म के थ्रू, जिसको हम कहते हैं डिफरेंशिएट करते हैं, जिंदगी गुजारना नहीं होता, जिंदगी जीना होता है। तो वो जीना चाहे 2 दिन का भी हो, 1 दिन का भी हो। हाँ, उसने उसको प्रेफर किया। हाँ। सो मैं अक्सर जब मैं छोटा था तो मैंने खैर ये मूवी सिनेमा में नहीं देखी, मैंने भी नहीं देखी। मतलब डिस्कस कर सकते हैं इस तरह की चीजें। तो मैंने ये फिल्म सिनेमा में नहीं देखी, लेकिन अक्सर जो मेरे से थोड़े से बड़े वाले कजन थे उन्होंने मूवी जाके देखी हुई थी सिनेमा में। क्या उनके रिव्यूज मैं वो ये भी बताने लगा हूँ। तो उस जमाने में वो इस चीज को बड़ा मजाक उड़ाते थे कि लाइक ये क्या शीशे में बंद है, क्यों है ऐसे। बट द थिंग इज कि हम इस चीज को अगर ये कोई और बना रहा होता और इसको इसमें वो फैंटेसी वाला एलिमेंट थोड़ा ज्यादा ऐड किया जाता, और वो जो मशीन्स जो लगी हुई थी उनको और ज्यादा अपनी तरफ से उन्होंने अपना मैक्सिमम दिखाया है जी। लेकिन बट वही इसमें एट द एंड ऑफ द डे वसाइल की कमी की बात हम जरूर कर सकते हैं, लेकिन जो वो दिखाना चाह रहे हैं वो सच में एक बड़ा एक वो जो हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं ना, वो डिफरेंट स्टोरी थी जी। तो वो मुझे स्टोरी जो इस मूवी की है ना वो सबसे ज्यादा पसंद है। और स्टोरी से आपको पता है रुखसाना नूर को ऐसे ही अवार्ड नहीं मिला। हाँ जी। सो अब हम बात करते हैं एक एक करके एक्ट्रेस के बारे में। रेशम के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इन दिस मूवी? रेशम फिल्म की जान थी। हाँ जी। देखिए ना, जिसके लिए वो तड़प रहे हैं वो तड़पने के काबिल है, तड़पाने के। और जो उनका बेसिकली वो एक फिल्म एक्ट्रेस भी बनी हुई थी ना, और वो जो एक उनके अंदर एक वो फिल्म एक्ट्रेस एक तो वो आ रही है ना फिल्म के ऊपर, और वो फिल्म में भी वो एक बड़ी फिल्म एक्ट्रेस बनी हुई है या वो एक स्टार से बनी हुई है। वो उनके अंदर वो उनके एक चाल में और वो जो उनके आकी डायलॉग डिलीवरी, उनकी बॉडी लैंग्वेज, वो लगता था कि ये कोई फिल्म स्टार कर रही है। और मैं आज के दौर में उनको अगर रख के सोचूं तो मैं कहता हूं कि कोई आज किसी को लॉन्च किया जाए तो वो इतना अच्छा ना कर सके। हाँ कि आपने उस वक्त किया है जब इंडस्ट्री में ऐसा काम नहीं हो रहा। सो दैट वाज सो गुड। और जो गाने उन्होंने अपने सारे वो किए हैं, शूट करवाए हैं, वो भी सारे बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे हैं। सिनेमैटिक जो होती है ना बॉडी मूवमेंट, वो उनके अंदर उन गानों के अंदर रेशम ने दिखाई। और रेशम के कैरेक्टर में जो लेयर्स थी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। कभी आपने अगर नोटिस किया हो तो कि वो चेंज होती है साथ साथ। जब उस तरफ आती है तो वो फिर सलीम शेख से भी फाइट करती है, झूठ भी बोलती है, इधर भी आना चाहती है, उधर भी जाना चाहती है। और ये बड़ा क्लियर था उसका जो है ना कि पर्सपेक्टिव, हाँ, कि उधर वो क्यों आ रही है और इधर क्यों जा रही है। उधर वो एक उसका ह्यूमन एलिमेंट आ जाता है आगे कि वो एक मरीज को, लेकिन वहां पे भी उसको आके वो कोई वादा या कोई ऐसी चीज नहीं कर रही, वादा नहीं करती, वो फॉल्स होप्स नहीं दे रही, कोई ऐसे सिग्नल्स नहीं दे रही। वो वहां पे भी क्लियर है, कुछ उसके लिए वो करना चाह रही है जो एंड तक उसकी आंखों में झलकता है जब वो उसकी डेथ होती है कैरेक्टर की। यस। एक वही अगर मतलब उसमें एक वो दोस्ती, वो एक अच्छा और खूबसूरत दोस्त ढूंढ रही होती है ना उसमें, क्योंकि उसके आसपास कोई इतने दोस्त होता नहीं कोई। तो और वो कोई जो उसको कंप्लीटली समझ रहा होता है। ब्रेक उसको यहाँ आके मिलता है जब उसकी धुन गाती है। आपको वैसे कौन सा सीन पसंद है रेशम और शान का? सच बताऊं, जो एग्जैक्ट इस गाने के बाद वाला सीन है, कहाँ खो गए, गुमसुम क्यों हो गए, बोलो ना, कैसी लगी तुम्हें अपने गाने की धुन? वो जो है वो मुझे बहुत पसंद है। बहुत अच्छा। इस गाने के बाद जो आता है बहुत मजे का सीन, वो थी डायरेक्शन। हाँ, वो थी इस फिल्म की। सो गाने शुरू करें फिर एक एक करके, क्योंकि फिर हम बह जाएंगे ना गानों में। सबसे पहला फेवरेट गाना आप बताएं, आप वहीं से शुरू करते हैं। मैं बताऊं, गेस करो, सुनो ही बादलों के पीछे। बादलों के पीछे छुप गया क्यों।
जी अहमद, सुरमई बादलों के पीछे छुप गया क्यों रूठ कर। हाँ जी। ये गाना स्टोरी को आगे लेकर चले, स्टोरी को तो आगे लेकर चले, लेकिन उसके अंदर की सिचुएशन भी क्लियरली डिपिक्ट करे, ये बड़ा मुश्किल होता है। एग्जैक्टली वही अल्फाज हैं जो उसके अंदर के जज्बात हैं, अंदर के जज्बात भी हैं, जो हमें भी देखने में उसकी एक वो सफोकेशन नजर आ रही है। तो वो है इसके अंदर, और इतना खूबसूरत पिक्चराइज हुआ है इसको। आप देखिए, अगर आपने गाना देखा होगा, मैंने देखा होगा। इसका लास्ट शॉट देखिएगा जब वो अपने पियानो के ऊपर या किसी उसके ऊपर सरफेस के ऊपर ऐसे झुक जाता है। हाँ जी, वो हमारे पास इसकी तस्वीर भी है ना। हाँ, वो पूरा अच्छी लाइटिंग के अंदर से वो सिलुएट में चला जाता है कि बैकग्राउंड में लाइटिंग है और आगे उसका एक सिलुएट सा है, डार्क सा। इतना वो मीनिंगफुल था। यस, और मुझे वो गाना ना सिर्फ वो फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाता है, वो अगर आप वैसे भी सुने तो एक अच्छा मेलोडियस सा गाना है, और उसके लिरिक्स बड़े मजे, हाईली इमोशनल है। और माय फेवरेट सॉन्ग इज आप यार दिल में जगह, हुमैरा चन्ना वाला। हुमैरा चन्ना वाला। अरे वाह। उसमें वो जो उसके लिरिक्स है ना, वो बहुत ज्यादा उसके करेक्टर को उसके मतलब करेक्टर रेलेवेंट है ना, वो जो उसका है ना कि वीरा मेरी जिंदगी में। सो वो जो चीज थी, क्योंकि वो अकेला रह रहा है उस केज में, सो वो उस चीज को बड़ा खूबसूरत उसने, मतलब जो रुखसाना नूर ने उनके लिए वो लाइंस लिखी, वो बड़ी करेक्टर रेलेवेंट थी। और रेशम जो उसको परफॉर्म किया था, हुमैरा चन्ना ने जो गाया है, हुमैरा चन्ना ने जो गाया, मतलब ये एक बड़ा मजेदार कॉम्बिनेशन है। मतलब आज भी अगर आप हुमैरा चन्ना, बहुत सारे लोग अगर याद करें कि हुमैरा चन्ना का कोई गाना, तो सबसे पहला गाना जो दिमाग में आता है वो आप यार दिल में जगह ही है जी। वो उनकी एक पहचान बन गया ये गाना, ठीक है। इसके लिए इनको निगार अवार्ड भी मिला, निगार अवार्ड भी मिला। इसके अलावा जो इसकी खूबसूरत बात यह है कि रेशम की वो जो उस गाने में ड्रेसिंग है, उनकी जो स्टाइलिंग भी की हुई है, वो बड़ी मतलब उस ज़माने के एतबार से, जब हम और भी बहुत सारे आसपास डिफरेंट कल्चर के रिप्रेजेंटेशन देखते हैं फिल्म्स में, कपड़े कोई बहुत ज़्यादा एस्थेटिक्स को इतना, उसको आप देखें तो वो एक बड़ी कंप्लीट सी स्टाइलिंग है, वो आज भी रेलेवेंट है, आज भी वो क्लासिकल सी स्टाइलिंग है। वो जो उन्होंने पूरा वो पहना हुआ है, ग्रे कलर का ट्राउज़र, और वो अंदर इनर सारा ग्रे, और ऊपर वो मरून कलर की जैकेट जो है, इट्स सो ब्यूटीफुल। एस्थेटिकली उन्होंने बड़ा प्लान किया, बड़ा पहला, और वो जो उनके बाल शाल, वो बड़ा मुझे लगता है वो बड़ा कंप्लीट लुक है, उसमें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। सो इसलिए भी मुझे वो गाना बहुत पसंद है। और कुछ एक और जो चीज़ है जिस वजह से मुझे गाना पसंद है, आपको पता है ये चीज़ आप और मैं अक्सर डिस्कस कर चुके हैं, जब कोई सिंगर गाने की एक सर्टन जगह में जगह लेता है ना अपनी, लाइक अवेज आता है। एग्जैक्टली। सो इस गाने में हुमैरा चन्ना 2-3 जगहों पे नॉर्मल जो मेलोडी है उससे अवेज आती है जी, वो अपना तुझको कसम मेरी जाना, वो वाला। सो वो चीज़ मुझे बड़ा पसंद है, तो आप यार दिल में जगह, दैट्स व्हाई इट्स माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग ऑफ दिस मूवी। यस, नेक्स्ट। वैसे तो मेरे सारे फेवरेट। नेक्स्ट मेरा आप यार दिल में जगह है, उससे हवाले से कुछ कहना चाहेंगे आप यार दिल में जगह के हवाले से कुछ? आपने कह दिया, मैक्सिमम कह दिया। मैक्सिमम इस तरह से कह दिया कि रेशम के वो गाना रेशम का है, वो गाना रेशम का है, वो रेशम को डिफाइन करता है। सही बात है। यस। सो नेक्स्ट सॉन्ग, दिल तोड़ के ना जा। ओह माय गॉड। वो गाना बहुत खूबसूरत है, और वहाँ पे ये गाना फिल्म में फ्लेवर ऐड करता है। इट्स अ टिपिकल अलमिया सॉन्ग। हाँ, सही बात है। मतलब और आप देखें, ट्रू अलमिया सॉन्ग, हम कहते हैं ना, जो हम बात करते हैं अक्सर के फिल्म कब रिलीज हुई, ये हुई जुलाई 1997 में। हाँ। तो बरसात बारिशों का। हाँ। तो मैंने वो खुद तो नहीं देखी वहाँ जाके सिनेमा में, लेकिन जो सिनेमा से देखकर आते थे वो कहते थे कि हम अंदर से भी भीगे हुए आए हैं, बाहर आकर भी भीगे हैं। इस तरह से कि शान ने इतना रुलाया, लोगों ने 5-6 बार देखी, ऐसी इतना रुलाया। सो आज बेसिकली आपने देखा नहीं, मैंने उसी रेशम के उस कॉस्ट्यूम को और आपके इम्प्रेस होके। आपका भी यही है तीसरा फेवरेट? दूसरा वैसे मैंने वही कहा ना, अभी हम शूट से पहले यही लड़ाई कर रहे थे कौन सा फेवरेट गाना है, क्योंकि मेरा चुप हो क्यों खोए भी है ना। अभी मेरा एक और भी आना है ना। मेरा भी एक और आना है, वो एक हमने इन्फॉर्मेशन भी देनी है। अच्छा खैर, अभी हम कर रहे थे आप यार दिल में, सॉरी
ये वाला सॉरी जो दिल मैंने तोड़ के ना दिल जा। तोड़ के ना जा। अच्छा, दिल तोड़ के ना जा, बहुत बड़ा क्रेडिट इसमें जाता है सायरा नसीम को। मतलब सायरा नसीम ने अपने मैक्सिमम इमोशंस डाल दिए इस गाने में। 2 गाने हैं जो सायरा नसीम ने मैक्सिमम इमोशन डाले हैं, नेड़े आ ज़ालिमा वे या दिल तोड़ के ना जा। अच्छा। और भी हैं, रुखसती का गाना जैसे वो होठों पे लाली, या और हम करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये गाने 2 जो हैं ये बड़े दिल से गए हैं सायरा नसीम, बड़े हिट उनमें वो एक वो टिपिकल जो है दोनों बारिश में हाँ, हैं। मतलब वो आप ये सोचें ये 2 गाने इनकी कोई और नहीं गा सकता। हाँ। नेड़े आ ज़ालिमा कितने लोगों ने रिक्रिएट किया, वो नहीं मजा आता। वो नहीं मजा आता। इवन सायरा नसीम ने खुद भी दोबारा रिक्रिएट किया। जी ठीक है, वो जो गा गई है चूड़ियां में वो वही है, और जो ये वाला भी है ना दिल तोड़ के ना जा, मुझे लगता है कोई दोबारा उस तरह का नहीं गा सकता। तो इसलिए भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और जो इस गाने को मजीद फ्लेवर ऐड करते हैं वो जो काफ़ी चलती है पीछे, हाँ, इश्क ते आतिश दो में दो में बराबर, साईं खावर की आवाज में। वो बहुत खूबसूरत है। जिन्नियां तन मेरे लगे, जिन्ना तन मेरे तेनू एक लगे, लगे वो भी एक बहुत अच्छा फैक्टर था इस गाने का। अच्छा, वो देखे ना, वो भी उसकी अक्कासी कर रहा है कि उसको लग रहा है कि ये इसके साथ इसका अफेयर है। हाँ। वो अल्फाज भी उसके ऊपर फिट आ जाते हैं कि मैं तो मतलब, क्योंकि उसको मैंने जब पूछा ना कि आपका फेवरेट सीन कौन सा है, तो मेरा फेवरेट है जब वो सलीम शेख शीशे के कमरे के बाहर आ जाता है और वो देखता है कि तुम वादा करके आई, तुम नहीं आओगे, तुम फिर भी आ गई हो, तो तब उसको शान के सामने वो मारता है। इट्स वेरी इमोशनल, वेरी डिस्टर्बिंग सीन। वेरी डिस्टर्बिंग। और उसके वो बाल नोचता है और वो उसको रेशम वहां पे दिखाती है, मार खाती है, और वो सारा वो टॉलरेट करती है, इसलिए कि किसी हवाले से आज तो थोड़ा ना थोड़ा वो उनका रिलेशनशिप खुद भी एक टॉक्सिक लेवल पे चल रहा होता है, लेवल पे था, लेकिन वो उसके ऊपर भी गिव अप नहीं कर रही एंड तक। ओके, माय नेक्स्ट फेवरेट सॉन्ग इज साथी बेटे। साथी अरे वाह, यस, वेरी मतलब लाइक, अच्छा उस गाने के ना एक फ्लेवर आपको कभी पता नहीं लग सकता। आप खुश हो तभी वो गाना आपको अच्छा लगता है, आप सैड हो आपको तब भी वो गाना अच्छा लगता है। फिल्म भी तो ऐसी जगह पे ही है। और वो एक वो एक यूनिवर्सल इमोशनल मतलब इमोशन सॉन्ग है। आप वो किसी भी इमोशन में सुन सकते हैं वो गाना, तो मुझे इसलिए वो गाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो साथी मेरी इज वारिस बेग, आई थिंक वारिस बेग। और कहते हैं कि जब शान ने सेट के ऊपर ये गाने सुने कि ये गाने मुझ पर पिक्चराइज होने जा रहे हैं और नए लड़के की आवाज़ है, तो उन्होंने कहा कि मुझे मिलवाएं, ये उसने कैसे गाए हैं, ये बात पता है ना आपको? नहीं, मुझे ये बात नहीं पता कि कैसे उसने गाए हैं ये गाने। एक होता होगा ना पिक्चराइज करने में। सो वो अगेन वारिस बेग ने बहुत खूबसूरत काम किया, बहुत ज़्यादा। सो नेक्स्ट सॉन्ग आ जाए ना उधर, जो आपका मोस्ट फेवरेट है, तो फिर दसना की भी बात हो जाएगी। क्यों चुप हो, क्यों खोए खोए। वो भी हुमैरा चन्ना ने बड़ा अच्छा उसका एक कॉन्ट्रास्ट इस तरह से डेवलप किया कि इसमें इमोशन बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें सना का इमोशन आ जाता है, इसमें सना का इमोशन आप यार दिल में जगह में रेशम का आ जाता है। हाँ हाँ हाँ, आप सुने तो आपको क्लैरिटी पता चलेगी कि एक ही सिंगर ने किस तरह, हालांकि उन्होंने भी गाया है फिल्म में, फ्रिया परवेज ने भी एक गाना गाया है। वो अभी मैंने उसको खोलना था। अच्छा, आपने प्लेबैक सिंगर में नाम नहीं लिया था ना, तो मैंने कहा मैं छेड़ दूं इससे पहले मैं भी भूल जाऊं। मैंने कहा पता नहीं आप क्यों रोक गए। अच्छा चलो ठीक है, उसके बाद उसकी जगह आती थी ना प्रिया परवेज की। अच्छा ओके, नहीं कोई नहीं। अच्छा आ जाए ना उधर, मुझे ये गाना बहुत पसंद है, यू नो दैट। और मैं आपको पता है ये गाना तो मेरे घर में अक्सर शूट की तैयारी में लगा हुआ होता है। आपने नोट किया कभी? जी। सो थोड़ी हमारी लाइट जो है वो कवर हो गई, चाय वाला आया है चाय लेके। कोई बात नहीं। एक बात आपने नोटिस की है, क्यों चुप हो, शायद हाँ मुझे लगता है कहीं पे नूर साहब के जहन में क्यों उदास हो रहे हो शाम की तरह था। क्यों उदास हो रहे हो शाम की तरह। हाँ, यस यू राइट, यू आर राइट। थोड़ा वो उससे इंस्पायर्ड लगता है। हाँ, यस सिचुएशन दोनों की डिफरेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसका मूड उस तरह का है। यस मूड उसका करने की अच्छा कुछ। अच्छा मुझे तो उसमें सना का अगर मैं बात करूँ तो सना का डेब्यू था, बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता जी, है ना, तो लोगों को ये भी आप थोड़ा बता दें सना के डेब्यू के हवाले से। हाँ, सना भी इस फिल्म में लॉन्च होने जा रही थी, जो कि सना की कटाई भी फिल्म डिले होने की वजह से, उसके बाद फिर उन्होंने और फिल्में कर ली, दिल किसी का दोस्त नहीं और ये वो, और वैसे असल में उनका डेब्यू इसी फिल्म से होने जा रहा था। जी। सो सना ने भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया ये गाना,
चूँकि वो डेब्यू था शायद ये जितना ये गाना रिक्वायर्ड करता है एनर्जी लेवल। समटाइम्स आई फील लाइक कि हमारी कुछ अदाकार जो कुछ गाने बहुत बड़े होते हैं उनको उस तरह से उनके साथ जस्टिस नहीं करते। सो आई फील लाइक कि जो ये गाना है क्यों चुप हो क्यों खोए खोए, इट्स अ वेरी वंडरफुल सॉन्ग। और मतलब अगर आप पूरा सुने तो फिर आप सुनते ही जाते हैं, रुकते नहीं हैं आप कहीं पे, और वो आपको गाना रोकने भी नहीं देता कहीं पे। सो उस हवाले से वो बड़ा थोड़ा जस्टिस मेरे नज़दीक नहीं हो पाया। अगर आपको लगता है तो आप बता सकते हैं। और आपने देखा है कि इसमें भी अगेन हम कहेंगे, अच्छा मैं एक चीज़ शायद गलत बोल गया कि रुखसाना नूर को स्टोरी पर नहीं, आप यार दिल में जगह पर मिला लिरिसिस्ट के लिए वो मेरे पास रुखसाना नूर की एक बुक भी है ना, उसमें भी उन्होंने इसके लिरिक्स वगैरह वो सारे। तो क्या लेवल होगा इन्वॉल्वमेंट का कि आपको स्टोरी के एक एक कैरेक्टर का की साइकी पता है? हाँ जी। ठीक है, तो इसमें देखें ना इसके अल्फाज क्या कहते हैं, प्यार का हक है सबको मगर सबको प्यार नहीं मिलता क्योंकि उसको नहीं मिल रहा वहां से मौसम गुल में साकी है। हाँ तो वो नहीं मिल रहा, और वो भी देखे ना कितनी अपने अंदर बेचैन है कि वो सामने अपने होता देख रही है। हाँ। और अच्छा सना वैसे कुछ एक्सप्रेशंस बड़े अच्छे थे, वो जो बैकग्राउंड में जब अक्सर सना पे कैमरा आता था और वो जो इमोशंस को ड्राइव करती हुई सना वाकई बड़ा खूबसूरत लेके चली थी कुछ सीन्स में, अगर फिल्म के बाद से हम सोचें। अच्छा नेक्स्ट माय फेवरेट सॉन्ग इज उसको मैंने वैसे बहुत ऊपर लेके जाना था लेकिन इससे हमारे थोड़े वाक्य थोड़ा था तो मैंने इसलिए कहा था, वो है देख के तुझको दिल मेरा धड़का। इट्स माय वेरी फेवरेट गाड़ी सॉन्ग, 90s का गाड़ी सॉन्ग। ठीक है, ये गाना मुझे गाड़ी में मजे से बहुत अच्छा है भाई, पता नहीं क्यों वो जो एक वो उसमें वो पॉप एलिमेंट है ना वो बहुत मजे का है। एंड फरिया परवेज उसको क्रेडिट जाता है, लोग उनको जानते हैं पतंगबाज सजना, फिर उसके बाद कोक स्टूडियो की वजह से, लेकिन या उससे पहले उनके अपने एल्बम भी, लेकिन वो कुछ प्लेबैक सिंगिंग भी कर चुकी हैं और खासकर सैयद नूर की फिल्मों के लिए कर चुकी हैं। यस। सो इसलिए भी ये गाना मुझे बड़ा पसंद है, और ये बड़ा आप कभी मेरा दिल करता है इस गाने को अगर रीमेक किया जाए तो बड़ा मजे का होगा, क्योंकि वो जो फरिया परवेज ने इस गाने में वो डाली है ना, एक कप का पहाड़ सी दिल मेरा धड़का, वो बहुत मजे उनका स्टाइल था। फिर वही चीफ साहब में भी आया, रात नशीली में भी। सो ये हो गए गाने, आई थिंक कोई रह तो नहीं गया, एक गाना रह गया आप यार दिल में जगह, वारिस बेग वाला। हाँ अच्छा उनके लिरिक्स के हिसाब से आप देखें, जो आप बात कर रहे थे ना कि आप यार दिल में जगह हो मेरा, चन्ना वाले में खूबसूरत बात है। वो ये है कि वहाँ पे अक्सर क्या होता है इस तरह की सिचुएशन के ऊपर डायरेक्टर्स क्या डिसीजन लेते हैं कि गाने के बोल फर्क कर देते हैं। उन्होंने नहीं किए, उन्होंने कहा अल्फाज इसके हैं, मैं सिर्फ इसकी धुन बनाऊंगी, तो उसने एग्जैक्ट वो गाए हैं कि वीरा मेरी जिंदगी। लेकिन उस गाने में जब वो चला जाता है उसके घर में, जो उसके घर में वारिस बेग वाला वर्जन है गाने का, उसके अल्फाज डिफरेंट है क्योंकि अब वो उसकी ये सिचुएशन, अब उसकी सिचुएशन तो वेरी सिचुएशनल सॉन्ग्स। सो ये गाने सारे हो गए, आई थिंक डायरेक्शन एक्टिंग सब बातें हो गई, कुछ रह तो नहीं गया कि नेक्स्ट मूवी। स्क्रीन प्ले इसका बहुत अमेजिंग था, जिसके लिए नूर साहब को अवार्ड मिला था। ठीक है ना, और शान को तो मिला ही था बेस्ट एक्टर का, और ये कि अमजद बॉबी का भी हमने जिक्र कर लिया जी। आई थिंक मैक्सिमम हो गया जी। सो संगम जो थी हमारी पहली फेवरेट मूवी है, शान, मतलब ये जितने भी इस फिल्म के जितने जुड़े हुए सितारे हैं ना, ये हम हमारी उन सब की हमारी पहली फेवरेट मूवी है। व्हाट डू यू थिंक? एग्जैक्टली, आपको पता है मैं सिनेमा में नहीं देख पाता था, तो मैं कई बार वो बारिशों में जाता था और होर्डिंग देखकर आ जाता था। रतन सिनेमा बंद हो गया था, फिर उसमें पहला सजदा फिल्म चली थी परवेज कलीम की, उसके बाद वो फिर चला ही नहीं सिनेमा। तो क्या हो गया, मैं आपकी बातें सुन रहा हूं, परवेज कलीम का नाम ले रहा हूँ। इट्स ओके, वो ये वो शो नहीं है, वो दूसरा शो है। उस शो में हम थोड़े नेगेटिविटी की बातें करते हैं, इधर हम पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो रतन सिनेमा का ना व्यू बहुत बड़ा था बाहर से, तो लगता था कि आप असल में सिनेमा के अंदर ही बैठे हुए हैं। ठीक है, पूरा आपको प्रॉपर एक वो मिलता था उसका होर्डिंग देखने का। ठीक है जी। हमने वैसे अगर वैसे भी आप बताते ना, परवेज कलीम की बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ों को भी हाईलाइट किया था, वो यही कह रहे थे कि क्यों नहीं उन्होंने अपने आप को अपडेट किया। ठीक है, सो चलते हैं नेक्स्ट मूवी की तरफ चलें जी। सो नेक्स्ट मूवी जिसने मुझे जो मैंने बहुत लेट जाके देखी, लेकिन जब मैंने देखी तो मैंने रियलाइज़ किया कि यार फिल्में बनती थी पाकिस्तान में, मतलब अगर कोई बनाना चाहे तो फिल्म बना सकता है जी।
और उस तरह की फिल्म भी बना सकता है जिस तरह की फिल्में आसपास पड़ोसी मुल्क में भी बन रही हैं या हॉलीवुड में भी बन रही हैं, या थोड़ा अपना आर्ट लेवल अगर किसी ने फिल्म में ऐड करना है, आर्टिस्टिक फिल्म में जिसकी बहुत कमी रही है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जी। सो उतनी ज़्यादा उसमें नहीं बनी, क्या बोलते हैं, नॉन कमर्शियल जो फिल्में होती हैं जो आर्टिस्टिक उतनी ज़्यादा मिकदार में नहीं बनी, लेकिन बनी ज़रूर है। तो आई फील लाइक कि बन ज़रूर सकती थी। सो मुझे चांस चाहिए इज वन ऑफ दैट मूवी जो बड़ी आर्टिस्टिक अप्रोच के साथ बनी हुई है। बिल्कुल, और उससे पहले उन्हीं की डायरेक्शन में गन्स एंड रोजेस। यस। अब यहाँ पे हम नाम लेंगे तनवीर फातिमा रहमान का, जो कि फिल्म की प्रोड्यूसर भी थी और आर्ट डायरेक्टर भी थी। ओके। तो मेन बात आती है जब अच्छा रिजल्ट निकलता है ओवरऑल फिल्म का, तो वो प्रोड्यूसर को क्रेडिट ज़रूर जाता है कि उसने वो सारा कुछ प्रोवाइड किया है। तो ये जो क्रिएटिविटी ऑन स्क्रीन नज़र आना था ना, ये शान की फिल्मों में, शान की डायरेक्शन में बनने वाली फिल्मों में नज़र आया था, और वो गन्स एंड रोजेस से ही शुरू हो गया था। यस। सो मुझे जान चाहिए कि डायरेक्टर जो है, बहुत मज़ेदार बात यह है कि वो भी है शान शाहिद। इसकी कास्ट में शामिल है शान शाहिद, ममा राना, नूर, रीमा, जावेद शेख, अतीका ओडो और बब्बू बराल, आबिद खान भट्ट। यस। सो इसकी बड़ी एंसेम्बल कास्ट है, ठीक है। सो जी, फिल्म के डायरेक्टर हो गए शान शाहिद, फिल्म की प्रोड्यूसर तनवीर फातिमा रहमान, फिल्म की राइटर फिल्म के राइटर परवेज कलीम, और फिल्म का म्यूजिक रौनक अली और साजिद अली। ये भी जो आप एक्सपेरिमेंटेशन की बात कर रहे थे ना, कर दी थी ना आपने पहले? हाँ, मैंने कर दी। हाँ, तो वो एक तो 90s में हुई तो चली, दूसरा शान ने भी की जी। शान का उनमें एक बड़ा रोल है एक्सपेरिमेंटेशन में। तो आई थिंक ये वाली जो एक्सपेरिमेंटेशन थी ना, ये उस तरह की एक्सपेरिमेंटेशन थी जैसे वो मैं 10 सालों की बात कर रहा हूँ ना जी, कि 10 सालों बाद चेंज होना चाहिए था। तो 2000 में अगर मुझे चांस चाहिए अप्रोच, कंसिस्टेंट अप्रोच हो जाती, तो ये गुज्जर, बट, राजपूत, ये सारे घर बैठे हुए होते और सारी फिल्में इसी तर्ज पे बन रही होती, पंजाबी और उर्दू। तो ये जो हम पिछले 10 साल से क्राइसिस और रिवाइवल पे रो रहे हैं, तो आज हम रो ना रहे होते। बट आई फील एग्जैक्टली, मैं सही गलत ये सही कह रहा हूँ तो मुझे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। सो बड़ी आर्टिस्टिक अप्रोच से बनी हुई ये फिल्म। मुझे ये फिल्म बहुत सारी वेरियस बातों की वजह से पसंद है। जो एक्सपेरिमेंटेशन की मैं बात करता हूँ, अभी लास्ट हमने फिल्म देखी इशरत मेड इन चाइना जी। उसमें ब्रेकिंग द थर्ड वॉल की जो हम बात करते हैं, वो मैंने बड़ी एक्सप्लेन की थी। अगर आपने थोड़ी डिटेल बात करनी है तो आप इशरत का रिव्यू जाके देखें, मतलब मैं ऑडियंस को बता रहा हूँ वरना वो बात बहुत बड़ी हो जाएगी। तो उस फिल्म में ब्रेकिंग द थर्ड वॉल वाले बहुत सारे एलिमेंट्स थे। जेंडर फ्लूइडिटी, जो कि बेसिकली ये लफ्ज़ मेरा पलट जाता है अक्सर, जेंडर फ्लूइड कपड़े वगैरह जो इस फिल्म में थे हीरो के, और इसके अलावा टॉम बॉय करैक्टर रीमा का, ठीक है, उसका, और इसके बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो बड़े टैबू टॉपिक थे, उनको बड़े लाइट तरीके से टच किया हुआ था। बहुत सारे लोगों के लिए ये भी था कि हीरो हीरोइन में बहन भाई ना निकल आए जी, ये भी फैक्टर था। हाँ, ये सबसे बड़ा, हाँ ये था। और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो इस फिल्म में को डिफरेंट बनाती है उस ज़माने में। जैसे जो जावेद शेख का कैरेक्टर था, जो उसके जो मोटिवेशन फैक्टर्स थे वो बड़े मज़ेदार और बड़े रेलेवेंट थे उस ज़माने के हिसाब से देखें। इवन वो जो ऑफिस वाले सीन्स भी शूट हुए हैं, वो भी एक नया एंगल था फिल्म, मतलब एक सिनेमेटोग्राफी का। और इसके अलावा जो गाने, फिर उस गाने की तो मैं अभी अब एंड पे उसको खोलेंगे, गाना हमारा आखिरी पार्ट होता है। सो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इस फिल्म में हुए जिसके लिए बड़ा क्रेडिट जाता है शान को और फिल्म के राइटर को, जिन्होंने उनको बड़े खूबसूरती के साथ इनकॉर्पोरेट किया। क्योंकि उस ज़माने में दो बड़ी चीज़ें हमारी फिल्मों को के इम्पैक्ट को हर्ट करती थी। तो अब मुझे ऐसा फील होता है, एक वो जो हम इंटरवल टू इंटरवल का स्टोरी लिखते थे, एक तो वो चीज़, एंड सेकेंड वो जो हम एक पैरेलल कॉमेडी प्लॉट्स लाते थे जी, ठीक है। अब ये दो रिक्वायरमेंट्स के साथ एक आर्टिस्टिक अप्रोच वाली फिल्म, इन्होंने कॉमेडी प्लॉट को भी कंसिस्टेंट रखा एग्जिस्टिंग स्टोरी के साथ, और वो जो वो वाला मैं बात बोल रहा हूँ कि इंटरवल टू इंटरवल वाली चीज़ें वो भी दोनों फ्लो के साथ रखी। तो उस हवाले से मुझे चांस चाहिए, इज अ वेरी फाइन वर्क ऑफ शान। यस, बिल्कुल। सो आप बताएं, अब आप कुछ कहना चाह रहे थे, सॉरी मैंने आपको टोक दिया।
मैं तो रीमा के कैरेक्टर की बात करना हाँ जी, चाहूँगा। जरूर जरूर करें। नूर से भी पहले, सॉरी, ओके। आप बुरा ना मानिएगा। नहीं मैं नहीं बुरा मान रहा, आपको पता है मैं नहीं बुरा मानूंगा। आप उस ज़माने में ना थोड़ा ये कंट्रोवर्सी बनी हुई थी कि भाई नूर आ रही है, रीमा की किसी फिल्म में नूर ने बचपन का किरदार अदा किया है, सब करते हैं, एक दूसरे के लिए काम करते हैं, तो इसको वो नहीं बनाना चाहिए। तो रीमा ने वो सारा कुछ देखते हुए, ठीक है, कि और मैं शान के साथ भी पेयर नहीं की जा रही, और लीड भी नहीं है मेरा जी, और बहुत तो छोटू सा कैरेक्टर तो इसको कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए स्टार स्क्रीन पे आए और वो अपना इम्पैक्ट छोड़ जाए जी। उसके कुछ सीन्स ही काफ़ी हैं। कुछ सीन इतने इम्पैक्टफुल हैं कि वो हीरोइंस पे हैवी हैं, जो मेन लीड हीरोइंस हैं उन पे हैवी हैं। बिल्कुल। तो इसको कहते हैं कि स्टोरी की हीरोइन या वही फिल्म की हीरोइन, कहानी की हीरोइन, कहानी की स्टोरी। अच्छा जी। रीमा की भी बात हुई, मम्मा राना बड़ा डिफरेंट आ रहा था, बहुत क्यूट कैरेक्टर बहुत था। डिफरेंट एंड क्यूट कैरेक्टर जो था उन्होंने प्ले किया। क्या लगता है कैसा प्ले किया उन्होंने? बहुत अच्छा। और अगेन वही बात कि लोग बड़ा कंपटीशन करते थे इनका कि ये कंपेटिटर हैं, और थे भी, देखे ना कितना काम उनके हिस्से में चूड़ियाँ आ गई। मतलब अगर हम ओवरऑल देखें ना तो मम्मा राना इज अ कमर्शियल हीरो, कमर्शियल सक्सेस। जैसे आजकल वरुण धवन है ना, उसकी हर फिल्म बॉक्स ऑफिस बिजनेस कर लेती है। मम्मा राना की हर फिल्म बॉक्स ऑफिस बिजनेस कर लेती होती थी। बड़े कमर्शियल हीरो लकी भी रहे वो बड़े। हाँ। सो अच्छा, मम्मा राना की भी बात हो गई, स्टोरी की भी बात हो गई, कुछ जो रह जाए तो ताकि हम म्यूजिक अतीका उडो, यस। अच्छा अहमद बता दे जो आप हमेशा से कहना चाहते हैं अतीका उडो के हवाले से। मुझे लगता है कि ये उनकी ज़िंदगी की बेहतरीन परफॉर्मेंस है, हर हवाले से, हर किसी हवाले भी से। मीडियम के। बिल्कुल। ओके। फिल्मों में वो आई हैं, ड्रामों में भी बहुत बहुत बड़े ड्रामे, उनका ड्रामा निजात मेरा फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट। तो वो और तरह का काम है, लेकिन फिल्मों में भी अगर देखा जाए, ओवरऑल भी देखा जाए, तो ये बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी अतीका उडो की। ओके ओके ओके। इसके अलावा जावेद शेख का भी करेक्टर था, बहुत अच्छा था। वो भी उन्होंने भी थोड़ा स्टेप बैक किया। जी। ठीक है, अपने वो जो नॉर्मल वो जो हीरो फील जो कर रहे थे, यस बॉस, और वो चीज़ें उसको ब्रेक किया। मुझे चांद चाहिए, इस हवाले से भी है थोड़ी जी। सो काफ़ी और भी बहुत सारे इसके क्या कह रहे कि एंगल्स हैं, प्लस पॉइंट्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो कि उस वक्त के अगर दौर में आप देखें तो और आपको किसी फिल्म में नज़र नहीं आती। तो यस, मुझे चांस चाहिए कि जो इम्पोर्टेंस है 2000 में, उसकी इम्पोर्टेंस से कोई वो नहीं कर सकता। मतलब सही बात है, उसकी अपनी प्लेस है, उसकी अपनी प्लेस है। यस, शान के काम में भी, और हमारे 90 से जो सिलसिला शुरू हुआ था 2000 तक चल रहा है, उसके बाद चला उसमें भी। करें डिस्कस फिर गाने। जी। मोस्ट फेवरेट? आग सी बदन में है। आग सी बदन में है प्यास मन। अगेन रीमा। अच्छा, वो आपको गाना बहुत पसंद है? बहुत पसंद है। मैं समझता हूँ वो बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था। उसकी ड्रेसिंग और उसमें रीमा की स्टाइलिंग, उसमें एंगल्स, उसमें डांस, उसमें वो सारा कुछ जो है ना, बहुत खूबसूरत था। उसको जो शूट जिस तरह से किया हुआ है, स्टाइलिंग भी। यस। मुझे जो उस गाने की अच्छी बात लगती है, शाज़िया मंजूर। वही ना, उसकी ये बात भी सबसे बड़ी बात है कि शाज़िया मंजूर, आपने एक कहा शो में कि हुमैरा चन्ना के बाद कोई प्लेबैक सिंगर नहीं आई, तो आपको नहीं लगता, कंपैरिजन नहीं है, लेकिन शाज़िया मंजूर बहुत अच्छी प्लेबैक सिंगर है। मैंने बोला था शाज़िया मंजूर एंड हुमैरा चन्ना, उनके बाद कोई प्लेबैक सिंगर नहीं आई। ठीक है, फिर ठीक है, ये बोला था। ठीक है। एक और आई जो अभी इस फिल्म में डिस्कस होगी, लेकिन उससे किसी ने काम नहीं लिया। हाँ ठीक है, अभी आनी है वो, ठीक है ना? बिल्कुल। बात कहाँ जाके कनेक्ट किया आपने? देख लें। तो शाज़िया मंजूर जो है, मैं बड़ा खुश होता हूँ आजकल जो उनको इतनी पॉपुलैरिटी मिल रही है। बिल्कुल, वो डिजर्व करती है। 90s में अगर शाज़िया मंजूर ना होती तो क्या होता? गाने एक तरह के बनते रहते हैं, एक तरह के बनते हैं, और फिल्में भी एक तरह की बनती रहती है, एक तरह की लगती रहती हैं। सो जी, आग सी हो गया डिस्कस जी। कुछ रह तो नहीं गया इसमें? कुछ भी नहीं। माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग इज जानवी, फीमेल वर्जन। जान भी दे दूं।
फीमेल वर्जन। कमाल। yes. और इससे बताएं ना कि कौन किसने डेब्यू किया अपना सिंगिंग फिल्म प्लेबैक जी, सिंगिंग जो हम सिंगर की बात कर रहे थे कि एक प्लेबैक सिंगर जो कि एक और बहुत ज़्यादा हिट हो सकता था, लेकिन उससे कभी काम नहीं लिया गया, एंड दैट्स साइमा जहां। मेरे ख्याल में कि जब वो आप गाना किसी ने पहली दफ़ा सुना हो तो कोई ये इस बात पे यकीन नहीं करेगा कि किसी सिंगर का ये पहला गाना है और डेब्यू सॉन्ग है, कि जितनी परफेक्शन और एक्सपीरियंस के साथ उन्होंने गाना गाया है। पक्के सिंगर वाला पक्के सिंगर वाला उन्होंने, कभी कोई नहीं मानेगा कि उनका पहला गाना है, पहला फिल्मी गाना है। जब मैंने सुना था मुझे नहीं पता था साइमा जहां कौन है। हाँ। तो मुझे लगा ये जिसने भी गाया है, और मैं एक लम्हे के लिए आइडेंटिफाई नहीं कर सका था कि ये पाकिस्तानी सिंगर है या इंडियन। ओके। आप कभी नोटिस करें तो उनकी आवाज़ में वो दोनों टच हैं। हाँ, टच है। इवन अभी रिसेंटली भी जो लॉर्ड वेडिंग में गाना उन्होंने गाया है, मुंडे मार दे मेरे ते पूरे लौट दे। हाँ जी, ओ शिकार छड़े आंदे चेयरमैन तू मुंह में न लावा तेज बेईमान नू। तो उन्होंने कमाल बड़ा कर दिया। एक फियर्सनेस के साथ गाया। और रीमा ने भी जब एक ट्रेंड आ गया था जो कि इससे पहले आ चुका था, इसी साल मार्च में ये फिल्म आई मुझे चांद चाहिए, उससे पहले जनवरी में आई थी 2000 में घर कब आओगे, जिसके लिए एवरन्यू पिक्चर्स वालों ने जो हमेशा से करते थे एक्सपेरिमेंटेशन, उन्होंने क्या किया कि म्यूज़िक बाहर से रिकॉर्ड कराया इंडिया से, अमजद बॉबी ने उनके सिंगर्स लेकर। तो शान ने ये रिपीट नहीं किया, शायद उनका म्यूज़िक पहले बन गया होगा। लेकिन फिर जब ये सिलसिला चला और तेरे प्यार में और फिर जावेद शेख वाली फिर और भी एक दो फिल्में, घर कब आओगे, जब रीमा फाइनली रिकॉर्ड करने लगी अपनी फिल्म का म्यूजिक कोई तुस्सा कहाँ का, तो फिर साइमा जहां ने कहा था कि क्या ऐसी चीज़ है जो हम नहीं गा सकते, हमसे गवाएं और हम इनसे अच्छा आपको रिजल्ट देंगे। तो साइमा जहां ये कह सकती हैं, बताने का मकसद ये है कि वो इतनी अच्छी पक्की सिंगर हैं और प्लेबैक सिंगर हैं। एक तो अच्छा प्लेबैक सिंगर हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो जब अतीका स्क्रीन पे आके वो गाना गाती हैं तो वो लगता है वो अतीका ही गा रही हैं। बिल्कुल। अब यहाँ से हमारे व्यूवर्स को पता चलेगा कि अतीका गा रही हैं 2000 में, और वो कहीं गा रही हैं मैं भी शायद 2018 में यस है ना, 18-19 में। तो 19 साल बाद भी वो आज की हीरोइन के ऊपर भी आवाज देखें परफेक्टली आती है। तो क्या उनका लेवल होगा। और इतनी खूबसूरती के साथ आई थिंक डायरेक्टर शान अगेन इधर कूडोज, जो आपने गाना वो लो लाइट्स में जो शूट हुआ है सारा, जो ब्लैक मतलब उसमें डार्कनेस में, हाँ सारा कुछ, तो वो बड़ा खूबसूरत, मतलब इवन 2 दफा आता है ना फिल्म में गाना, 3 दफा, 2 दफा, एक दफा एंड में और एक दफा शुरू में, नहीं बीच में एक बार आता है जब उसका बर्थडे करता है अपनी माँ का। अच्छा ओके ठीक। फिर एक दफा जब उसको म्यूजिक सिखाने जाता है वहाँ पे गुनगुनाता है जहाँ जावेद शेख निकल आते हैं। ओके मुझे वो अच्छा ठीक है, फिल्म में बेशुमार हाँ, तो बड़ा फिल्म देखने से पता चलेगा। तो मेरे वो इम्पैक्ट मेरे पे 2 का है ना, एक वो जो लास्ट वाला और एक वो क्योंकि वर्जन 2 है ना। हाँ, तो दोनों को एक वो थीम उनमें कंसिस्टेंट है, दोनों तीनों गानों की। वो लगता है कि अगर आप इसको सुनेंगे इन तीनों गानों को सेपरेटली जहाँ ये प्ले हुआ है, सो आप फ्लो करेंगे स्टोरी के साथ। मुझे चांद चाहिए कि गानों की एक बहुत बड़ी खूबी ये भी है, जहाँ मैं इधर मैं बात करना चाहूँगा कि इनके गानों में जो अप्रोच नज़र आती है शूटिंग की, वो ऐसा लगता है कि वो म्यूज़िक वीडियो बनाना चाह रहे हैं, हाँ, जो कि फिल्म की कहानी को कॉम्प्लीमेंट करे। तो उनमें वो जो इवन आगे जाके जब आगे क्या मैं अभी यही बात कर लेता हूँ, आन तेड़ियाँ जान मेरियाँ, वो जो गाना है इब्राहिम हक का, जो उस टाइम में बड़ा हिट था, उसको यूज़ किया गया इस फिल्म में। उसकी भी शूटिंग अगर आप देखें तो उसमें बड़ा वो जो पॉप कल्चर सा नज़र आता है, और वो जो पीछे बस खड़ी है और उस पर आर्ट हुआ है, और NCA की जो सारा उन्होंने शूटिंग की है, तो वो बड़ा आपको फ्रेश फील आती है उस ज़माने के एतबार से अगर आप सोचें तो। मुझे चांस चाहिए कि गाने इस हवाले से बड़े जो हैं खूबसूरत हैं कि लाइक उनकी वो म्यूज़िक वीडियो वाली फील उनमें बहुत है, और इंडिविजुअली भी गाने देखने में भी अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये वो ज़माना था जब म्यूज़िक वीडियोस की वजह से गाना चलता था। इवन हमारे यहाँ के सिंगर्स के गाने MTV चार्ट्स में जाया करते थे और नंबर 1 पे होते थे, टॉप 10 में। जी ऐसे ही। सो आई थिंक हमने वो डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट सॉन्ग अहमद, तुझको देखा तो यूं लगा। जिसके बारे में हम लोग उसको टीवी पर देख के कंफ्यूज हो जाते थे कि भाई ये शान ने गाया कैसे, क्योंकि हमने तो तौसीफ डार का नाम नहीं सुना था, उसी वक्त सुना। तो उन्होंने गाना गाया शान के लिए,
बहुत खूबसूरत, और शान ने भी मैं कहता हूँ कि कमाल कर दिया। अच्छा मैं एक इस गाने की कोई बात बताऊं। जी अच्छा अगर आज आप ये शो देख रहे हो और आप में से किसी इंसान ने गाना नहीं सुना, अभी जाएं, गाना सुने, गाड़ी में बैठे या गाने की वीडियो ना भी देखें, आप बस गाना सुनते जाएं। उसमें जो म्यूजिक आएगा, उसमें जो आवाज, मतलब जो सिंगर गाना गाएगा, आपको एक सेकंड के लिए लगेगा जरूर कि आप 90s में पहुंच गए हैं। जी, हालांकि वो गाना 2000 का है, 2000 ठीक है, लेकिन आपको लगेगा जरूर कि आप एक टाइम पे पीछे पहुंच गए हैं। रिकॉर्ड तो 90s में कहीं हुआ था। ठीक है, तो उस गाने में एक ये पावर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। उसके अपने शूटिंग की तो हम बाद में आएंगे, शूटिंग भी उसकी बड़ी आर्टिस्टिक थी, लेकिन उसका वो जो अपना एक वो जिसकी वोकल पावर है ना, वो बहुत हैवी है। जी Yes, yes, yes. बिल्कुल ऐसा ही है। जी और कुछ कहना चाहेंगे इस गाने के हवाले से? शान ने बड़ा खूबसूरत इस गाने में बहुत वो इसी हिसाब से भी कि हम ना दूसरों को क्रिटिसाइज करने के लिए हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हमारी अप्रोच ये होती है कि कोई एक अच्छा चुन लें ताकि हम सेफ प्ले करें। हाँ। तो हमने वहीद मुराद को एक हथियार बना के यूज़ किया है हमेशा, ठीक है। हाँ। वो बहुत बड़े, लेकिन उनकी ज़िंदगी में कदर की जानी चाहिए थी ना, उनको बना के रख लिया ताकि हम दूसरों को क्रिटिसाइज कर सकें। हाँ। तो ये शान के अंदर ये बात थी कि इसके अंदर एक तो माँ बाप की तरफ से, फिर दूसरा ये कि वो सारे हीरोज़ का मैं समझता हूँ कि एक बेस्ट वर्जन शान की शक्ल में आता है कि गाना पिक्चराइज कराने में भी ही इज अ जिन। यस यस यस, इस गाने में तो उन्होंने अपना सारा हीरोइज्म दिखाया। बिल्कुल, और उस जमाने में जब हीरोइंस के गानों को ज्यादा लोग हमारे, आप कहते हैं ना कि हीरो के गाने भी कम या डुएट्स कम होते हैं, तो ऐसे में एक गाना रजिस्टर कराना, और मतलब एक करेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है ना इस गाने के थ्रू, ठीक है, तो वो इंट्रोड्यूस हो चुका था फिल्म में, लेकिन आगे जाके उसके बारे में बता रहे हैं कि उसको कितना प्यार है उससे। बिल्कुल। और उसमें वो इंडिविजुअली पूरा गाना लेके चलना और उसमें डांस भी करना, और बड़ा खूबसूरत डांस और बड़ा वेस्टर्न टाइप, बिल्कुल। मतलब वो बाहर से पड़ा हुआ आ रहा होता है ना, तो उसमें वो पाकिस्तानी टच नहीं है डांस जी में हाँ। सो ये वाली चीज भी थी इस गाने में, तो इसलिए भी मुझे बड़ा पसंद है। बड़ा पॉप कल्चर गाना है उस जमाने के, मतलब 2000 का, तो मुझे बड़ा मजा आता है। नेक्स्ट जो मेरा फेवरेट गाना है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। कल शब देखा मैंने चांद झरोखे से। शब देखा मैंने चांद झरोखे में। क्या कहेंगे? बहुत अच्छा गाना है। ये गाना फिल्म के लिए रिकॉर्ड नहीं किया गया था, पता ना? हाँ, इनिशियली उनके एल्बम का था, और फिर मीरा पे था, यस। और यूज ये 2 बार हुआ, फिर सैयद नूर ने भी किया इसे अपनी फिल्म दिल दीवाना है के लिए। जी, फिर एक इंडिया में भी यूज हुआ। जी महेश भट्ट की फिल्म लम्हा गैंगस्टर थी। यस जी, गैंगस्टर जी। सो लेकिन उसमें अच्छी बात यह है कि वो जो एनसीए की बिल्डिंग को यूज किया गया ना उस गाने में, जी, सो वो बड़ा खूबसूरत था। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल। और नूर इस गाने में जो है ना, मुझे लगता है नूर जी जाती हैं दोनों से। व्हाट डू यू थिंक? एक नूर का पर्सोना इस गाने में ज्यादा ओवर पावरिंग है कंपैरेटिवली शान एंड ममराना। ठीक है, मुझे लगता है आप डिसएग्री कर रहे हैं। नहीं मैं बोल जाएं, डिसएग्री कर सकते हैं आप। अच्छा, मुझे लगता है कि उस वक्त भी लोग नूर करते थे। हाँ। मुझे उसमें कभी कोई वो एक्स फैक्टर नहीं लगा कि जो उस ज़माने में हमारी आंख देख के ट्रेन हो चुकी थी रीमा को या मीरा को या रेशम को, साइमा को, वो फिल्म के स्क्रीन के ऊपर। मुझे गाना याद आ गया एक नूर का, कर लो डिस्कस कर लें। आप गेस करें वो कौन सा होगा? वही कच्चा पक्का। वही है ना? आपने गेस कैसे किया? बस। अच्छा नहीं, वो गाना हम यहाँ नहीं लगा सकते, सॉरी। वैसे नूर के बहुत सारे गाने आपके फेवरेट हैं, मेरे ज़हन में और भी आ रहे थे, लेकिन मैंने कहा नहीं इसको चुनते हैं। चुप कर जाएं आप प्लीज। अच्छा, नूर आपको अच्छी लगी फिल्म के अंदर? आपको लग रहा था कि उनकी जगह बनती है? बिकॉज आगे नेक्स्ट फिल्म के अंदर इससे रिलेटेड एक बात है। हाँ, मेरे पास भी है। आई विश कि ज़ारा शेख या सना। उस वक्त तक ज़ारा शेख तो नहीं थी ना, लेकिन सना इज अ बेटर ऑप्शन। आई डोंट थिंक सो। मीरा नहीं, मीरा को तो वो गन्स एंड रोजेज में दिखा चुके थे, और आपने देखा कैसे दिखाया मीरा और रेशम। लेकिन फिर आपको क्या लगता है नूर का कैरेक्टर कौन कर सकता था? रीमा का तो वो रीमा ही कर सकती थी। रीमा और रीमा नूर की जगह पे भी नहीं हो सकती थी। ये भी ऑप्शन नहीं है ना उसमें। ऑप्शन नहीं है, कोई और नई लड़की हो सकती थी, लेकिन निर्मा हो सकती थी। निर्मा हो सकती थी। निर्मा और लैला नहीं, निर्मा। लेकिन नहीं, ठीक है, लेकिन नूर ने अपना करेक्टर। अरे एक बात मैं बताऊं नूर के हवाले से, नूर मैक्सिमम उस फिल्म में यही कर सकते थे।
उससे बियॉन्ड कभी नूर को एक्सप्लोर भी नहीं किया गया था। But I जी feel- शान ने ही किया है उनको अपनी Yes, फिल्मों yes, में। yes, yes. तो उस हवाले से जी नूर वॉज परफेक्ट। हाँ, ठीक तो और कोई गाना रह तो नहीं गया? नहीं। आई थिंक मुझे चांस चाहिए कि अवार्ड्स की बात करते हैं फिर उसको कंक्लूड करते हैं। What do जी you think? बताएं। आप बताएं। सबसे पहला तो तनवीर फातिमा रहमान For जो- Art Direction? हाँ, आर्ट डायरेक्शन यस जो कि इस फिल्म का एक विजिबल पार्ट था। जी जी एंड मैं बताऊं सारे मेरे पास जी लिखे होंगे। जी बताएं। बता देता हूं आपको। म्यूजिक म्यूजिक सबसे बड़ी बात देखिए, जिस साल में आपको कंपटीशन मिल रहा है, क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि इंडिया से आपने म्यूजिक रिकॉर्ड करवाया घर कब आओगे का, और फिर इसी साल Best- तेरे प्यार में का भी आ रहा है। हाँ जी। तो आपने किया है, फिर इंसाफ किया है, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस रिकॉर्डो। बनता है। यस बेस्ट म्यूजिक बेस्ट अवार्ड म्यूजिक डायरेक्टर रौनक अली एंड सजाद अली साजिद अली, सॉरी बेस्ट सॉन्ग राइटर रियाजुर रियाजुर रहमान सागर कमाल। ठीक है। सिनेमेटोग्राफर वकार वकार बुखारी बुखारी एंड फैसल बुखारी जी। ठीक है। कोरियोग्राफी पप्पू सम्राट। ये सारे अवार्ड्स इन्होंने जीते हैं। जी, प्लेबैक सिंगर साइमा जहान बनता है। और प्लेबैक सिंगर मेल वारिस बेग। इसके अलावा आर्ट डायरेक्टर तनवीर फातिमा एंड स्पेशल अवार्ड फॉर रीमा खान। Yes, बनता भी ये है। सारे निगार अवार्ड्स हैं जो इस फिल्म ने जीते। सो चलते हैं जी लास्ट फिल्म की तरफ, विच इज तेरे प्यार में। क्या रह गया वो? अच्छा वो हम एंड में सारे इकट्ठे दिखा देंगे, ठीक है। लास्ट फिल्म जो रह गई है वो है जी तेरे प्यार में। जी जी अहमद बताएं तेरे प्यार में के बारे में कि वो क्यों हमने चूज की। वो इसलिए चूज की कि अभी हम जो बात कर रहे थे नूर का रिप्लेसमेंट, तो वहाँ पे ज़ारा शेख आ रही थी जी और एक बड़े पैमाने के ऊपर एक जो है इस तरह से मॉडल को लॉन्च किया जा रहा है जो कि ब्रांड साइन कर रही है। तो जैज की उस वक्त वो जैज़ ब्रांड की। एम्बेसडर थी जी, और इस फिल्म में भी जैज़ उनका मीडिया पार्टनर है। खावर रियाज। जी यस तो खावर रियाज ने मेरे ख्याल में बहुत बड़ा हाथ इस हवाले से ज़ारा शेख के अगर मैं बात करूं, आज अगर कोई बंदा बैठता है जिसने कभी पाकिस्तानी फिल्में नहीं देखी, वो जब ज़ारा शेख को देखता है तो वो हर कोई कहता है कि इसमें क्या खास है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह की तो ये हर कोई है, लेकिन उस टाइम पे उस तरह की वो सिर्फ एक थी। जी हाँ, आज उस तरह की 20 हैं, ठीक है। तो ये एक खूबी थी या वो एक हीरोइन का एक नया एंगल था जो ज़ारा शेख फिल्मों में लेके आई थी। व्हाट आई फील लाइक एग्जैक्टली। और काम भी अच्छा किया। यस वो और बात है कि वो फिर वो स्ट्रगल करना पड़ा उन्हें बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में, शायद वो इतना ही काम कर सकती थी और इतना ही उनके ऊपर जी सारे काम पर भारी है। हाँ जी, तो वो सबसे बड़ी अट्रैक्शन थी इस फिल्म की, और शान के साथ वो सूट बहुत ज़्यादा की। ऐसे ही है ऐसे ही है। अच्छा फिल्म की कास्ट का बता दें। शान हैं, ज़ारा शेख हैं, वीना मलिक भी लॉन्च हुई वीना हैं, मलिक वो भी भी launch उनकी हुई, मॉडल yes, थी yes, खाबर रियाज की। और फिल्म के अंदर हैं साबरा सुल्ताना हैं, इरफान खुसट हैं, और फिल्म के राइटर जो सबसे बड़ी बात और नई बात थी फिल्म के अंदर वो थी कि राइटर नए थे राजा रियाज खान, जो फिल्म में बलदीर सिंह या बलदेव सिंह का कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया, वो राइटर ही थे, सिख बने हुए थे जो उसके प्रीति के ज़ारा शेख के। ज़ारा शेख। हाँ। व्हाट आई लव अबाउट तेरे प्यार में इज कास्टिंग। बेस्ट एवर कास्टिंग आई फील कि हर करेक्टर चाहे वो छोटा है बड़ा है वो बड़ा अप्रोप्रिएटली कास्ट हुआ है। और इवन अगर हम इधर जो इंडियन पंजाबी कुछ लोगों के लहजे भी उन्होंने अपने कंसिस्टेंट रखे। जी हाँ, जो इंडियन पंजाबी होती है, जिस तरह के सिख वाला पंजाबी एक्सेंट होता है, और उस चीज़ को बड़ा खूबसूरत जो है तेरे प्यार में मुझे लगता है बड़ी अच्छी रिप्रेजेंटेशन है इस चीज़ की। इसके अलावा आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? और इसी के अंदर ऐड करता हुआ मैं, वो जो मेजर नारायण का कैरेक्टर था, उस एक्टर का मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन साथ नवाज खान भी थे, उन दोनों ने भी बहुत अच्छा काम किया। और जो मैं तो- इंडिया वाली साइड हाँ, से वो थे। तो वो जो एक सोच उनकी सनी देओल वाली फिल्मों में होती थी ना, उससे बहुत बेहतर था वो। जी 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 जी। अच्छा इसके अलावा मुझे तेरे प्यार में की जो बात पसंद है, वैसे तो म्यूज़िक हम हमेशा एंड में ही डिस्कस करते हैं, लेकिन मुझे उसके जो गानों की प्लेसमेंट फिल्म में जो रखी गई है, मतलब लाइक वो अगर जो सिचुएशन चल रही है तो उस सिचुएशन में उस तरह का ही गाना सूट कर सकता है। यानी कि जब वो वेलकम का उनका गाना आता है नूर वाला, तो वो उनको उस वक्त वो कल्चर बेसिकली दिखाना चाह रहे हैं लाहौर का, और वो जो पाकिस्तानी है। बरस की कुंवारी, दिल मुझ पे दुनिया हारी, जब चाल चल तो वो उस चीज़ को बड़ा अच्छा उन्होंने रिप्रेजेंट किया। या फिर वो जो दोनों का गाना है आसमान को लगाने हाथ को, में। तो वो म्यूजिक की जो प्लेसमेंट है वो इस फिल्म में बहुत खूबसूरत है। म्यूजिक तो बहुत अच्छा था। जी 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 ऐसे ही है। इसके अलावा
इसके अलावा ये कि कुछ चीज़ों से मेरे इसके इतराज़ात हैं। किस तरह के? क्या मैं अपने तरफदार शो को जी, शो कर क्यों सकता हूँ? नहीं? वैसे तो ये फिल्म बहुत बड़ी है तेरे प्यार में, लेकिन मुझे इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी इतनी नहीं पसंद। हाँ, उसको इतना खूबसूरत नज़रबंद नहीं किया गया, इससे ज़्यादा खूबसूरत हो सकता था। मुझे भी ऐसा लगता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सॉन्ग्स में तो फिर चलो कुछ हद तक बेहतरी है, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट जो स्टोरी में जिस तरह से शूट हुई जी है, बिल्कुल। उसमें कोई एक परफेक्शन या एक वो कोई मेहनत नजर हार- नहीं आती। हारमोनी। हारमोनी मुझे भी वो yes, लगता है वो yes, ब्रेक होता हुआ वहाँ पे सिनेमेटोग्राफी में। हाँ और आकिफ मलिक बहुत अच्छे थे काम करने वाले उस ज़माने में। लेकिन ये है कि वो फिर वहाँ पे डायरेक्टर की अप्रोच आ जाती है कि मुझे यहाँ से शॉट चाहिए। हसन अस्करी के बारे में उस ज़माने में कहा जाता था कि ये कि राइट चॉइस नहीं थे फिल्म के लिए, जबकि वो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, बड़ा अच्छा काम करते आए हैं जी। हसन अस्करी। तो शायद इस वजह से ही कहते थे। तो इस वजह से ना मुझे कभी कभी ऐसा फील भी होता है कि स्क्रीन प्ले ऑफ तेरे प्यार में इज बिट वीक। उसकी रीज़न मैं बताता हूँ। बड़ा बेसिक प्लॉट है तेरे प्यार में जी। उसमें बहुत ज़्यादा वो डिपेंडेंट था डायरेक्टर मेकर नई जोड़ी पे, नई जोड़ी पे, नई लड़की पे। नई लड़की पे। उन्हें मतलब उसके साथ वो जो केमिस्ट्री थी ना, नेचुरल केमिस्ट्री दोनों की, उन्होंने उसको बस कैश कराया है। जी। तो उसमें बस वो कहते हैं कि मैक्सिमम इन दोनों को दिखा दें। क्लोजर्स में हालांकि- बहुत ज़्यादा हाँ, प्ले किया है। हाँ, क्योंकि इससे पहले अगर हम एवर न्यू पिक्चर्स की बात करें तो इससे पहले वो सैयद नूर के साथ 1997 में बना चुके हैं दीवाने तेरे प्यार दीवाने के। तेरे प्यार के। ठीक है, तो उसमें मैं वही बात जो पहले भी कह रहा था कि प्रोड्यूसर का भी अच्छी फिल्म बनने में बहुत बड़ा हाथ होता है। हाँ। तो वो इतनी लिबर्टी देते हैं। तो जब आपने 3 साल पहले इतना अच्छा काम कर लिया है, फिर आप उसको आगे बढ़ाएं, तो वो यहाँ पे आके थोड़ा पीछे की तरफ गया। ठीक है, ठीक है। सो ये हमने बात कर ली और इस फिल्म के हवाले से। अब हम म्यूजिक पे आ जाएं। जी। या हम पहले एक्टिंग की बात कर ले कि ज़ारा शेख की एक्टिंग के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आपको लगा था अप्रोप्रिएट है? मुझे लगा था बिल्कुल ठीक है, मतलब वही रिक्वायर्ड था? वो रिक्वायर्ड था। ठीक है, मुझे भी ज़ारा शेख की एक्टिंग से इस फिल्म में कोई एतराज़ात नहीं है। और मेरे नज़दीक में थोड़ी सी मेरी बस एक कंडीशन है। आई फील लाइक कि वीना को और स्पेस मिलना चाहिए था। मिलना चाहिए। उन्होंने शायद कहा भी था कि Required मेरा था। कैरेक्टर भी काटा है कुछ इस तरह से हमारी। क्योंकि वो जितने भी सीन उनके आते हैं ना, उनमें एक मेच्योरिटी थी सीन डिलीवर करने की। अच्छी आर्टिस्ट तो वो हैं। अच्छी उनके अंदर वो जो एक वो जो जिसमें वो सीन क्लोज कराती है ना, स्पार्क था उनके अंदर। मुझे लगता है सवीना की वो चीज़ बड़ी अच्छी है। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि अगर वीना की ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ की जाती उस करेक्टर की, तो बड़ा मज़ेदार हो जाना था। इसका क्रेडिट जाता है खावर याज को। खावर याज कहते थे कि भाई खावर की मॉडल्स हैं तो इनको मैक्सिमम यूज़ करें आप। Yes. क्योंकि आप देखें एक ज़ारा शेख को इस फिल्म में एक्टिंग को थोड़ी देर के लिए भूल जाए ना, तो उनको उनके उन शूट्स की वजह से, उनकी एक लुक की वजह से, जिसको कहते हैं कि देखकर गाड़ियाँ टकरा जाती थी आपस में, जब ये इधर ब्रिजेस पर जो लाहौर में डिस्प्ले हुए थे और हमने खुद देखे हैं चलते फिरते, तो वो हमने पहले नहीं देखे थे, तो वो देखने से ताल्लुक़ रखती थी चीज़। तो इसी से जुड़ी बात उन्होंने कहा, कोई किसी गाने के उन्होंने वो देखे प्रिंट्स, तो उन्होंने कहा खावर याज ने कि ये मेरी मॉडल है, इसको इससे ज़्यादा आपको करना चाहिए था यूज़, हाँ, गानों के अंदर तो एटलीस्ट। तो फिर उन्होंने कुछ चीज़ें उसमें जाके उसके टचेस भी बनाए, रीडू करवाई वहाँ पे। ऐसे तो गानों पे आ जाए। जी। सबसे पहले तो गानों से एतराज़ात बहुत सारे हैं। सबसे बड़ा एतराज़ तो इंडियन सिंगर्स हैं। बिल्कुल, मेरा तो है। अच्छा, मेरा कुछ गानों से है, कुछ से नहीं है। अच्छा, कुछ से है, कुछ से नहीं है। एक एक करके गाने खोलें और फिर उनको एक एक करके एतराज़ात को डिस्कस करें। सबसे पहला गाना कौन सा फेवरेट है अहमद? फेवरेट इस या फिल्म जिसको के हम पहले डिस्कस कर लें। संगम हुआ। संगम। ब्यूटीफुल सॉन्ग sung by कविता कृष्णमूर्ति। and she's my most favorite female playback singer of Bollywood. Classical music. Most favorite? My most favorite singer. नंबर 1। Number 1. अरे वाह। प्लेबैक सिंगर। उसकी रीज़न मेरे नज़दीक ये है कि लाइक जो कविता का एक जो एक क्लासिकल एक उनकी जो बैकग्राउंड है और वो जो उनका एक फिल्म वाला एलिमेंट है, हाँ, वो वो उसको चुलबुलापन बड़ा जो है। खूबसूरत कम्बो के साथ वो गाना गाती हैं। सो मुझे वो जो अलका वर्सेस, वैसे तो दोनों ही बहुत अच्छी हैं, अलका वर्सेस कविता है ना, तो मैं मोर हाँ। लाइक, या आप कविता फैन हो सकते हैं या आप अलका फैन हो सकते हैं, तो मैं कविता फैन हूँ। तो ऐसे होता है, लोग बहुत सारे लोग ऐसे कहते होते हैं, इन लोगों के फैन क्लब्स बने हुए हैं। सो यस, तो मुझे वो गाना वाहिद ये गाना है, मुझे लगता है कि कविता से बेहतर कौन गाता। वो कविता
सॉन्ग है। हाँ, गाना तो अपने अंदर मुकम्मल है। हाँ, और शूटिंग भी इसकी बहुत खूबसूरत बहुत किया हुआ है। खूबसूरत है। कैमरा एंगल्स बहुत अच्छे हैं, कॉस्ट्यूम्स बहुत अच्छे हैं खबर रियाज के। और एक और खूबसूरत बात, जी, HSY हसन शहरयार यासीन। हसन शहरयार यासीन, हमारी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम, इस गाने की कोरियोग्राफी उन्होंने की है। तो अब फिर वही बात कि ये ना कहें कि काम नहीं हुआ। टीम बिल्डिंग हुई है, काम हुआ है, सब सबने कुछ सबके हुआ साथ है। काम किया है। हाँ जी। आप सिर्फ जो है ना डिनाई करते हैं बुरे काम को बचाने के लिए अच्छे बुरे काम काम को। को बचाने के लिए। सही True, बात है। बिल्कुल सही बोला आपने। सो संगम हुआ हो गया। नेक्स्ट मेरा है हाथ से हाथ किया गया। हाथ से हाथ क्या गया। वो तो फिल्म की जान जान है वो, आज भी लोग सुनते हैं, उन लोगों का आज भी फेवरेट है। आज भी फेवरेट है। और ये वो वक्त था जब मैं सोनू निगम का नया नया फ़ैन हुआ था। और इसकी कैसेट जब रिलीज़ हुई तो वो कैसेट मुझसे मिसप्लेस हो चुकी है, मुझसे नहीं, मतलब कोई ऐसा हो गया था। तो उसके ऊपर लिखा हुआ था पता नहीं कौन सा बॉबी, हमें धोखा देने की कोशिश की गई थी। तो जो भी सुनता था, अफजल बॉबी तो नहीं लिखा है? अफजल बॉबी नहीं, इस तरह का कुछ नाम लिखा हुआ अच्छा, था। ठीक है। तो हमें ये इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही थी कि अमजद बॉबी ने अपना बेटा लॉन्च कर दिया या ऐसा कुछ। तो मैं जब हम म्यूज़िक खरीदने जाते थे तो 10 लोग और भी होते थे, अच्छा ये चल रहा है, ये दिखाओ। तो वो पढ़ते थे, अच्छा ये पाकिस्तान में इतनी अच्छी आवाज़ है, ये तो इंडियन लग रही है। मैं कहता था इनके कान क्यों नहीं ट्रेन हुए। इंडियन सारी जिंदगी देखा और सुना है, तो सोनू निगम नहीं, ना तो कुछ और लिखा था। मतलब ये चीज़ें, ये भी एक नई बहस छिड़ पड़ी थी उस वक्त। अभी 2 साल पहले भी एक बहस छिड़ी थी वो कौन सी थी? इसी ही गाने पे कि इसकी सिंगर मेरा चन्ना है। जी, मुझे जब अचानक से कॉल आई थी आपकी, वो क्या था वैसे? पता नहीं कैसे हो गया? नहीं, वो मैंने कहीं पढ़ा। मेरा चन्ना फैन, हाउ कुड यू बी? अब गलती हो गई ना, माफ कर दें। अब क्या हो गए। उसकी कुछ जगहों पे लगता है कि वो मेरा चन्ना है, कुछ जगहों पे वो मेरा चन्ना वाइब आती है, लेकिन नहीं, वो मेरा चन्ना नहीं है। तो कौन है वो? जयश्री। अब ये कंफ्यूजन आज खत्म हो जाए प्लीज। वो जयश्री हैं। बहुत सारों ने कहने की कोशिश की कि वो ये हैं, वो हैं, नाम भी गलत आए हमारे पास। और फिल्म में मेरे ख्याल क्रेडिट्स में सिंगर्स के भी नाम नहीं है, शायद वो पॉलिसी थी उनकी। जी 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 जी, ऐसा था ना? ऐसा था। तो ये है, क्योंकि ये उस वक्त हो रहा था, ये मसला उसको भी आया था, उस फिल्म को, सरगम फिल्म को भी 1995 में आया था, क्योंकि आशा भोसले और फिर फिल्म के अंदर जो सिनेमा में चली थी वो हदीका कियानी वाले वर्जन थे, और बहुत खूबसूरत थे। मुझे तो पसंद है, बहुत खूबसूरत थे। FM पर वही चला करते थे और हम सुना करते थे। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे उसकी हाथ से हाथ का गया जी। नेक्स्ट जो है वो है कल थी मोहब्बत। ताजमहल का सेट लगाया गया लाहौर में। देखें आप कितनी मेहनत हो रही है। हाँ जी। मेहनत वैसे उस जमाने के एतबार से बड़ी मेहनत बहुत ज्यादा हो रही है। हाँ जी। और उसमें मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है, ज़ारा शेख की स्टाइलिंग और उनको जिस तरह से यूटिलाइज किया गया कैमरामैन ने। लेकिन ये वो गाना है जिसमें हिमा सरदेसाई अगर यूज़ ना भी होती तो चलता, कि दिस इज नॉट टिपिकल हिमा सरदेसाई। इससे हिमा सरदेसाई ने सर से उतारा ये गाना, मुझे तो फील होता है। ऐसा ही है। सॉरी टू से, मतलब जो लेवल है ना, जंगल है, आधी रात है, या इश्क चांदी है, इश्क सोना है, वो जो एक वो करारापन है हिमा सरदेसाई का, एली रे एली टाइप्स, वो नहीं है इसमें। वो नहीं है। हाँ। वो नहीं लगता ऐसा। उसकी वजह ये भी है कि शुरू में ये सुनने में आया कि उन्होंने अलका को भी अप्रोच किया और कुमार सानू को भी। उन्होंने वो पीक पर थे, पीक पर तो खैर उदित नारायण भी थे और कविता भी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं भाई। फिर इन्होंने गाए जयश्री ने और कविता ने नहीं, कविता तो मान गई थी। जयश्री और हेमा सरदेसाई ने और जसविंदर नरूला ने। अभी वो हम उस गाने पे आने लगे थे जी, जिसकी वजह से फिल्म चली थी। जी नहीं। अच्छा, कल थी मोहब्बत डिस्कस हो गया जी। अच्छा हाँ, कल थी मोहब्बत में ये था कि मैंने सिनेमा में ना, सिनेमा कह रहा हूँ, फिल्म तो सिनेमा में नहीं देखी थी। उससे पहले मैं बहुत देख चुका था, लेकिन ये वो वक्त था जब पाबंदी सख्त थी। अच्छा हाँ, ठीक है। अच्छा ठीक है। तो लेकिन इतना तो आज़ादी थी कि भाई बाग़ जिन्ना में, जहाँ पे लॉरेंस गार्डन लाहौर में ये सेट लगा हुआ है, वो जाकर देखें। अच्छा। तो वो भी आपने देखा कभी गाना रात से एकदम से दिन में आ जाता है, कुछ शॉट्स दिन में है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इतने टाइम के लिए आप लगा सकते हैं, शूट कंप्लीट करें। अच्छा ठीक है। और देखिए ये भी कितना एक रिस्क फैक्टर था कि इतना बड़ा सेट लगाया और इंडस्ट्री जमा हुई हुई थी। एक पब्लिक स्फीयर है लॉरेंस गार्डन, पूरी दुनिया आई हुई थी ऐसे। ओके। आप गए थे वहाँ पे?
मैं नहीं जा सका था। अच्छा चलो ठीक है, बाद में कुछ पाबंदियां बहुत थी ना। फैमिली मैगजीन ने बाद में शूट किया किसी लड़की को लेकर के उसके आगे, तो वो फिर डिमोलिश कर दिया था। ओके अच्छा, कल थी मोहब्बत डिस्कस हो गया। नाउ कम्स टू निकली घर से करके सिंघार। जी, निकली घर से करके सिंगार, हो गए लड़कों से तकरार, निकली संग बाय जसविंदर नरूला। वेरी पावरफुल सॉन्ग ऑफ इंडिया, आई फील लाइक। सिंगर जो आवाज है उनकी, हाँ, उनकी वो आवाज बहुत पावरफुल सॉन्ग है, ऐसे कानों को चीरती हुई जाती है। उनकी आवाज हमेशा से ही अच्छी थी। हाँ तो अब लेकिन सॉरी, पिक्चराइज अच्छा नहीं किया। पिक्चराइजेशन भी अच्छी नहीं है, लेकिन आई फील लाइक कि जसविंदर इतनी कोई इम्प्रेसिव नहीं रही। इम्प्रेसिव तो नहीं, लेकिन इसकी जगह कोई पाकिस्तानी सिंगर भी होता तो हो कोई फर्क ना सकती थी, पड़ता मुझे था। भी यही लगता ये है। इसमें मतलब कोई बड़ी बात नहीं थी कि इसको जसविंदर से ही गवाया जाता। बिल्कुल। तो ये वाली मैं बात करना चाह रहा ये तो मेरी सब गानों के बारे में है, लेकिन वो हम छेड़ नहीं रहे। था। संगम हुआ तो अच्छा गाया कविता ने, बहुत अच्छा गाया है, मैं ये तो नहीं कह रहा। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा 90s में म्यूजिक बनता आ रहा बनता था, आ जो रहा कि था। अच्छा चलें ठीक है, कोई नहीं, मैं एग्री कर देता हूँ आपसे। सो इस हवाले से मुझे ये गाना इतना खास पसंद नहीं। सही। ठीक है, सो नेक्स्ट एक गाना रह गया है, मुझे लगता है वो वाला आसमान को लगा ले हाथ में, वो हमने डिस्कस नहीं किया है ना। सो आसमान को लगा ले हाथ में भी कविता ने गाया। आसमान को लगाने हाथ में, चली चली। और साथ पिक्चराइजेशन में वीना मलिक थे। वीना मलिक के साथ। और गानों में जो हम सिनेमेटोग्राफी की बात कर रहे थे ना, गानों में मुझे लगता है किसी हद तक वो ब्रेक हुआ, क्योंकि डिफरेंट कोरियोग्राफर्स थे जी, यहाँ जी, पे। जी। तो गानों में आपको फ्रेम्स बड़े अच्छे मिलेंगे। इसमें भी उन्होंने वो ड्रेपरी का और वो उसका सारा बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया। खावर रियाज का भी नाम आता है फिल्म के क्रेडिट्स में, लेकिन HSY ने तो खुद ही पिछले दिनों अपने इंस्टाग्राम पे लगाया था ना इस गाने से रिलेटेड। लेकिन खावर रियाज ने कौन सा गाना की कोरियोग्राफी की है वो आइडिया नहीं, वो आइडिया नहीं है, लेकिन इतना हमें पता है कि उन्होंने कहा था कि इसको मेरी मॉडल है, इसको आप मैक्सिमम यूज करें, क्योंकि वो उसको कैमरे में एक्सप्लोर कर चुके थे उसके फीचर्स को। सो अहमद, इस फिल्म में भी कौन से अवार्ड, कोई गाना रह तो नहीं गया? आई थिंक सारे हो गए। गाना कोई नहीं रह गया। कोई नहीं रह गया ना। चले तो जी, इस फिल्म ने कौन से अवार्ड जीते? इसमें शान को मिला। ओके। और शान का देखिए अपने ही साथ कंपटीशन था। इसी साल मुझे चांद चाहिए भी आई थी, yes, और ये भी आई, yes, और घर कब आओगे भी आई, उसमें भी शान थे। तो इस फिल्म से उन्होंने 2000 जो है बड़ा लकी था। हाँ, इसमें 2 ईदें भी थी, छोटी ईदें 2 बार आई। हाँ, जनवरी के शुरू में, हाँ, और एक दिसंबर के एंड में। जी हाँ। जी, so इस हवाले से भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर है 2000। जी। तो जी होगी ये सारी डिस्कशन फिल्मों की। जी हो गई। थोड़ी सी चीजें हम आपको दिखा दें जो हमारे पास पड़ा है। एक तो जी ये मेरे घर में ही लगा हुआ है दीवार पे, वो जो हमने बेसिकली हमने वो अपनी लगा दी आर्काइव्स वाली वीडियो, तो उसमें भी आपको नजर आएगा शायद। तो वो है जी ये मुझे चांद चाहिए का जी ये पोस्टर। ठीक है जी, लाइट तो नहीं आ रही, कैसा है ये परफेक्ट है। तो इसमें आपको नजर आएंगी, ये है शान, ये है नूर, उमराना और ये फिर नूर, नीचे है रीमा और उमराना, और ये वो गाना है जो अहमद का मोस्ट फेवरेट आग सी बदन में है। फिर इस तरह के गानों का ट्रेंड भी आ गया था ना। हाँ जी, लगी लगी रे लगी लगी। हाँ, नहीं मैंने ना किस दिन बैठ के डाकू के गाने डिस्कस करने हैं। क्यों नहीं? नहीं, ये मूसा खान का है ना, लगी 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 मूसा खान का है। लगी डाकू का और है वो चल कमरे में और देख देख सोचूं मैं दीवानों तक बात ना जाए। बड़ा मजे का गाना है। नहीं सोचे क्या छुरी है तेरी खुली है डोरिया। हाँ ये है गाना। जी सही बात है। लेकिन नसीबों ने बहुत मजे का गाया, बहुत खूबसूरत गाया है। चलवाएं यहाँ पे थोड़ा सा लोगों के लिए, क्या कहते हैं? चलवा दें। चलो जलवा दिया लोग ठीक है, लोग भी देख लें कि हम कहाँ कहाँ घूम फिर के आते सही हैं। बात है। वो भी बाय द वे शान की डायरेक्शन में बनने वाली चौथी फिल्म थी। यस यस यस। सो अहमद आप दिखाएं अपनी कुछ आर्काइव्स। आर्काइव क्या, मेरे तो मुझे तो ना बस नॉस्टैल्जिया नहीं, ये है संगम का प्री रिकॉर्डेड ऑडियो कैसेट, उस ज़माने में जो आया था। इस पर भी डेट मेंशन है सितंबर 1995 में ये म्यूज़िक आया होगा। ठीक है, तो रिकॉर्ड से पहले कहीं हुआ हुआ है जी, सोनिक का है ये। हाँ, और ये हमें नहीं पता था ये फिल्म आनी है या नहीं आनी, म्यूज़िक खरीद के रख लिया था। लेकिन सही बात बताऊं तो मैंने इसे एक्सप्लोर उस वक्त किया था जब
ये आने लगी थी, संगम रिलीज होने वाली थी, उस वक्त मैंने कहा ये तो मेरे पास पड़ा हुआ है तो मैं सुनता हूँ। कुछ 2 चीजें और भी देख रहा हूँ मैं, चाह रहा हूँ वो भी दिखाएं। ओ जी ये भी उस ज़माने से रिलेटेड है, जब म्यूज़िक देखे ना इतना अच्छा बन रहा है तो फिर सारे उसमें एक मूवमेंट आ जाती है। इसी कंपनी ने बनाया हुआ, सोनिक एंटरप्राइजेज ने, इतने अच्छे म्यूज़िक बन रहे हैं। जीवा भी आ गई है, सरगम भी आ चुकी है, ओके, ठीक है, संगम भी आ चुकी है। तो संगम आई नहीं लेकिन संगम का म्यूज़िक इस कंपनी के पास है। ठीक है, ठीक है। तो ये लॉलीवुड टॉप 10 है, इसमें जीवा के भी हैं, संगम के भी हैं, मुश्किल के भी हैं, आंखें। ओके, ओके, ओके। तो इस तरह से करके हैं। ठीक है, और उसके राइट्स साउंड मास्टर के पास थे, सरगम के, इसलिए इसमें नहीं है, वो अलग से चले थे। ओके, ओके, ओके। इसमें भी है, संगम के गाने हैं, अगेन जीवा के हैं। ठीक है। सो ये आपने कहा कि हम एक छोटा सा आपको दिखाएं। जी, और एक ये है। ये दो इसमें लॉलीवुड टॉप 10 वॉल्यूम 1 एंड दिस इज वॉल्यूम 2। जी, ठीक है जी। ये अच्छा हो गया। इसके पास मैंने आपके पास ना इसकी सीढ़ियाँ भी देखी हुई हैं कभी, सीढ़ियाँ 2 है मेरे पास, है ना, मैंने देखी हुई है, उसमें भी रेशम बनी हुई है। रेशम बनी हुई है। ठीक है जी। ये हमने कुछ आर्काइव्स दिखा दिए आज की फिल्म से पहले, और भी हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, हमारे पास उसके फोटोज हैं, फोटोज हैं जो संगम हम के, वो लगाएंगे। हम लगा देंगे। ठीक है जी। इसके बाद अब हम आ जाते हैं लास्ट वीक के एपिसोड की कमेंट्स की जाने। जी। सो कमेंट्स का सिलसिला शुरू करते हैं, कंटेंट खोल लेते हैं हम। अच्छा जी, सबसे पहला जो कमेंट आया है वो है हमाद अली का। वो कहते हैं अर्सलान और अहमद प्लीज़ स्टार्ट में थोड़ी हाइलाइट्स दिया करें, बिकॉज मैं ओल्ड बॉलीवुड का फ़ैन नहीं, तो इतनी बड़ी वीडियो मुश्किल हो जाती देखना। तो टीजर देखे ना। नहीं, टीजर में हाइलाइट्स होती हैं 1 मिनट की। अच्छा, हमाद अली कहते हैं बोथ आर लुकिंग ऑसम, अहमद की जैकेट इज सो गुड। अच्छा, वो कहते हैं एक और भाई हैं, वो कहते हैं माय फेवरेट सॉन्ग इज इन चिंगारी इज मैं तू कर कर बिनती हार गई, ईमान गुजर वो कह रहे हैं। इसके अलावा आबिद हसन हैं, वो कहते हैं उन्होंने एक बात की कि आप गुड्डू जो शानी गुड्डू आर्काइव्स वाले हैं ना, उनसे वो करें, रब्ता करें रिगार्डिंग हमराज पोस्टर, वो जो हमने रिक्वेस्ट की थी। अगर उनके पास होगा, मैंने उनकी कलेक्शन में अभी तक कहीं देखा नहीं। मैंने भी नहीं देखा। हाँ, अगर उनके पास होगा तो वो गुड्डू के उसके स्टैम्प के साथ देंगे, जो कि उनका हक बनता है। हम वो अपने पास दिखा के क्या, तो फिर हम वो वहीं से देख के खुश हो जाएंगे। मिल गया तो। ज़ादी मूवी कहते हैं लव दिस वन ऑफ माय फेवरेट कंपोजर्स। ठीक है। जुहेब यूनिस कहते हैं माशाल्लाह इट इज़ प्लेयर टू सी यू हेयर, दैट प्रेयर इज ऑलवेज हैप्पी एंड सेटल्ड एंड यू विल श्योरली सक्सीड इन योर मिशन वन डे एंड इट विल बी वन ऑफ माय मोस्ट हैप्पीनेस। हमारा पैर कह रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, देखें, ठीक है। इसके अच्छा बाद लग रहा है क्रंची क्रिएशन कहते हैं हैड सीन गोंगट ऑन पीटीवी years ago, still memorized and above all the message was what real love is, it's not a thing you can find by search, it's a feeling within you। Exactly। इसके अलावा कुछ और बेशुमार हैं जिनमें उन्होंने कुछ लोगों ने गानों के बारे में बताया कि उनको कौन सा गाना फेवरेट है, और दैट्स इट। अरे वाह। हाँ जी, तो ये थे हमारा कुछ फीडबैक जो हमने सोचा कि हम डिस्कस करें। आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आएगा। आज हमने बड़ा डिफरेंट फ्लेवर, पहली दफ़ा हम फिल्म गैलरी में जो है ना 90s में गए और फिर मुझे लगता है हम 90s में फैल गए, जी हाँ, और 90s बहुत में घुस के फट गए हम। ठीक और है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो जिन्होंने इस दौर को देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा। यस यस यस। पुराने में तो हम नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा होंगे, जो होंगे भी तो वो कम देखते होंगे यूट्यूब। तो इसमें आप हमें कुछ अगर करेक्ट करना चाहे तो ज़रूर करिएगा। ठीक है जी। और अहमद दैट्स इट, इजाज़त ले लें फिर अब आप इजाज़त लें। ठीक है जी। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मीन अहमद को दीजिए इजाज़त। अब हम आपको मिलेंगे फिल्म गैलरी के नेक्स्ट एपिसोड में, या दुआ करें जुम्मे कोई फिल्म आ जाए। इस जुम्मे को आ रही है, पता नहीं, कोई आ गई तो देख लेंगे। फिर डिटेल रिव्यू बनेगा, मज़ा आएगा। ठीक है जी। तब तक के लिए मुझे और अहमद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।